और इस टेस्ट ट्यूब को हम बहुत अच्छे से इसमें क्या करेंगे, मिक्स करना शुरू कर देंगे। ठीक, मिक्स करना शुरू कर दिया, इस बेरियम क्लोराइड वाले में शुरू कर दिया मिक्सिंग। अब ये बेरियम सल्फेट बनने लगता है जो कि व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। कोई सी है, ये सी बड़ा शैतान है, ये सी वाला क्या करेगा, कहेगा हट भाई, एक हटाएगा साइड में और अपनी जगह बना लेगा। बी सी है तो ये वही चूना है, बस जाओ किसी भी पान वाले के पास से मांग लो, 2-3 किलो अगर मिल जाए तुमको। ठीक, बांगलुओं बुद्धि खोले रखो वरना जिंदा मार दूंगा मैं। अच्छा चलो, सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनेक्स एकेडमी क्लासेस। और क्लास 10th का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन आ गया है। पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन होती कैसे है, सारी बातों को अच्छे समझेंगे। प्लस सबसे बड़ी बात, आपके एनसीईआरटी में जो 11 की 11 एक्टिविटी भाई साहब उसको एनिमेशन के फॉर्म में दे दिया। क्या चाहिए तुमको, क्या चाहिए, सब तो दे दिया। अच्छे से एनिमेशन बनवाया गया है, गजब एनिमेशन है, और वो तुमको मैंने अपलोड करके दे दिया। आराम से देखो, उस पूरे होल ऑफ द लेक्चर में थोड़ा लेक्चर बड़ा हो सकता है क्योंकि जनरली हम लोगों के लेक्चर बड़े हो जाते हैं। आराम से देखो, क्लास 9th वाले बच्चे जो 10th में आ गए उनके पास पूरा का पूरा टाइम पड़ा हुआ है, और जो लोग ये लास्ट में लेक्चर देख रहे हैं, कम टाइम बचा हुआ है, तो मैंने छोटे छोटे शॉर्ट लेक्चर भी करवा रखे हैं कि मैं इसी पहले चैप्टर के, वो कर सकते हो। सेकेंडरी बात एक बार और बता दूं, इस चैप्टर का मैं सबसे पहला वीडियो बना चुका हूं। इस चैनल पे जो सबसे पहला वीडियो पड़ा हुआ है, लगभग आई थिंक 2 आवर और 42 मिनट्स का लगभग है, समझ रहे हो। उसमें केवल एक्टिविटी है, सारी की सारी एक्टिविटी है। मैंने तब भी बोला था, मैं अब भी बोलूंगा कि हर साल पेपर आपके एक्टिविटी से आता ही आता है, बात समझ रहे हो। बट इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा एक वन शॉट चैप्टर अच्छी तरीके से कंप्लीट कर रहे होंगे, जिसमें इस चैप्टर से रिलेटेड सारी जितनी बातें हैं उनको हम अच्छी तरीके से कंप्लीट कर रहे होंगे। विदाउट एनी डिले चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, चल भाई आ जाओ आ जाओ। देखो, अगर आप अपनी एनसीईआरटी के सुनहरे और पहले पन्ने खोलेंगे तो उसमें कुछ बातें नजर आएंगी। ठीक है, क्या नजर आएगा कि हमने 9th वाले चैप्टर में 9th क्लास में इस मैटर अराउंड द स्फीयर में पढ़ रखा है कि फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है। फिजिकल चेंज तो हम लोगों ने पढ़ लिया है, अब हम समझेंगे केमिकल चेंज के बारे में। केमिकल चेंज होता क्या है, केमिकल रिएक्शन होती क्या है। तो देखो भाई, हर बच्चा लगभग चाय बना लेता है, ठीक है, आहा चाय बात ही अलग है। तो हर बच्चा चाय बना लेता है, चाय पी लेता है, चाय जानता है बनाते कैसे, वगैरह वगैरह वगैरह। चाय बनने की जो प्रोसेस है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कुछ टी लीव्स ले ली, मिल्क ले लिया, ठीक है, पॉट ले लिया जिसमें आप टी का फॉर्मेशन करने वाले हो। तो ये सारी चीजें जो आपने मटेरियल को इकट्ठा किया हुआ है, इसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं। और जब हमारी चाय बन गई, छन गई, तो इसको फिल्ट्रेशन बोलते हैं। और जब वो कप में आ गई है और तैयार है उसको पीने के लिए, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम बातों को सीखेंगे, जानेंगे। कुछ छोटी मोटी केमिकल रिएक्शंस होती हैं हमारे डेली लाइफ में, उनको समझ लेते हैं। जैसे अगर हम मिल्क को रूम टेम्परेचर पे गर्मियों में थोड़ी देर के लिए बाहर रख दे तो मिल्क क्या होता है, खराब हो जाता है। सेम चीज अगर आयरन पैन की बात करें कि इस पे मान लो तुमने कुछ भी बनाया जो आपके घर में बनता हो, उस आयरन पैन पे आपने बनाया, तो थोड़ी देर बाद अगर इसको भी एटमॉस्फेयर में हम छोड़ देंगे तो ये भी कैसा हो जाता है, कुछ इस तरीके से हो जाता है, रस्टिंग हो जाती है। क्या हो जाती है, रस्टिंग हो जाती है। फिर कहते हैं हाँ ये क्या हो गया। सेम चीज अगर हम ग्रेप्स को लंबे समय तक रखे रहें तो उनमें भी क्या होता है, फर्मेंटेशन होता है, और आफ्टर फर्मेंटेशन हमारी क्या तैयार हो जाती है, जो नहीं पीते हैं, वाइन तैयार हो जाती है। क्या तैयार हो जाती है, वाइन तैयार हो जाती है। फिर खाना बनना भी एक क्या है, केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में कुछ पुराने बॉन्ड टूट रहे होते हैं, कुछ नए बॉन्ड बन रहे होते हैं, और वही नए बॉन्डों का एक अलग टेस्ट आता है। सेम चीज अगर खाना बन रहा है तो वो भी चीज। अब देखो इसने क्या किया, कोई फूड को इनहेल किया, स्टमक में डाइजेस्ट हुआ, वगैरह वगैरह सब निकल गया। तो डाइजेशन भी एक प्रकार का क्या है, केमिकल रिएक्शन है। और रेस्पिरेशन भी एक प्रकार का क्या है, केमिकल रिएक्शन है। ईशेन सर ने आपको बताया होगा कि जब रेस्पिरेशन वाला लाइफ प्रोसेस में चैप्टर पढ़ा रहे थे तो उन्होंने बताया था कि रेस्पिरेशन में भी केमिकल रिएक्शन होती है। तो ये वो चीज है। तो हमने देखा कि हमारे जीवन में कुछ केमिकल रिएक्शनें होती हैं, और उन केमिकल रिएक्शनों का भी हमने एग्जांपल देखा। इन्हीं केमिकल रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, व्हेनेवर एनी केमिकल चेंज अकर्स वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। अगर कोई भी केमिकल चेंज हो रहा होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं कि वहां पर एक केमिकल रिएक्शन की भूमिका आ चुकी है। तो छोटी छोटी बात समझ में आ गई होगी कि क्या मतलब है। अब जिसका तुम्हें था बेसब्री से इंतजार, वो घड़ी आ गई है। देखो, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ये बिल्कुल उसी प्रकार से लेक्चर को मैंने तैयार किया है जिस प्रकार से आपके एनसीईआरटी में फॉर्मेट है।
ठीक है, तो सबसे पहली एक्टिविटी विच इज 1.1, और उस एक्टिविटी को आज हम समझेंगे, जानेंगे कि एक्टिविटी हमारी वाली काम कैसे करती है, तो वाली चीज है। तो आओ भाई एक्टिविटी को देखो, क्या एक्टिविटी, एक्टिविटी देखो, एक्टिविटी 1.1। अब इसमें हमको क्या करना है, एक बर्निंग स्प्लिंटर लेना है, एक वॉच ग्लास लेनी है, ठीक है, वॉच ग्लास। अब हमको क्या करना है, पेयर ऑफ टोंग्स लेना है, और एक हमको मैग्नीशियम रिबन लेनी है। उस मैग्नीशियम रिबन को अच्छे से साफ कर लोगे, क्या करोगे, अच्छे से रबिंग कर लोगे, जिससे कि उस मैग्नीशियम की लेयर, ये जो मैग्नीशियम रिबन है, इस पे अगर कोई ऑक्साइड की लेयर लग गई हो तो वो अच्छे से हट जाए, बहुत अच्छे से, एकदम अच्छे से क्लीन आउट हो सके। तो मैग्नीशियम की रिबन ली, उसको हमने अच्छे से सैंड पेपर से रब कर लिया, ऑक्साइड की लेयर हट गई, और अब इसको हम कहां लेकर के आएंगे, इसको बोलते हैं पेयर ऑफ टोंग्स, जिससे हम क्या पकड़ेंगे, मैग्नीशियम रिबन को पकड़ेंगे। ये हमारा बंसन बर्नर है और ये हमारा वॉच ग्लास है, जिसमें हम इसको इकट्ठा करेंगे। बंसन बर्नर को मैंने क्या किया, इग्नेट कर दिया, और इस मैग्नीशियम रिबन को अब हम जलाने का काम करेंगे, कंबशन करेंगे मैग्नीशियम रिबन का। तो जैसे ही ये जलना शुरू होती है, तुरंत ही इसमें डेजलिंग व्हाइट फ्लेम निकलने लगती है। जो व्हाइट व्हाइट कलर की फ्लेम आती है, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम होती है। और जैसे जैसे ये मैग्नीशियम, देखो समझो, जब मैग्नीशियम जलेगा तो मैग्नीशियम रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन से, तो क्या बनाएगा, Mg+O2 गिव्स आउट MgO। MgO हमारा क्या है, एक ऑक्साइड है मेटल का, तो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारे इस जगह पे तैयार हो रहा है, ये व्हाइट कलर का होता है। अब पूछा गया हमने क्या ऑब्जर्व किया, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो हमारी ऑब्जर्वेशन क्या क्या चीजें हैं। देखो सबसे पहले हमने क्या देखा कि भाई मैग्नीशियम जब रिबन को जलाते हैं तो डेजलिंग व्हाइट फ्लेम निकलती है, ये व्हाइट पाउडर में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं, द पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये जो रिएक्शन है, इसको कंबशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हम काफी सारे नामों से जानते हैं। अब देखो ये एक्टिविटी यहां खत्म हो गई, बात समझना मेरी, बट मैंने लेक्चर काफी लंबा बना रखा है ऑलरेडी एक्टिविटी पे, उसमें सारी एक्टिविटी के क्वेश्चन करा दिए हैं। ये सारी एक्टिविटी को समझाने का तरीका, लिखने का तरीका, सब कुछ एक्सप्लेन है उसमें। उसको इस वीडियो के बाद उसको जरूर देख लो, जाकर के उसको देख लिया, इसके बाद इस चैप्टर में कोई जान नहीं बचेगी, सब तुम्हारा तैयार हो जाएगा। बात समझ रहे हो, इसको देखने के बाद में उसको, अगर वो पहले वाले वीडियो देख लोगे तो काम बन जाएगा, बाकी कुछ है नहीं, ठीक। तो ये एक्टिविटी हमारी खत्म हो गई। एक्टिविटी 1.2 की बात कर लेते, जो कि एनसीईआरटी में सीधे है। एक्टिविटी 1.2 में क्या है कि ये हमारी टेस्ट ट्यूब है और इसको मैंने होल्ड कर रखा है, ठीक है। अब एक मेरे पास सोल्यूशन किसका, पोटेशियम आयोडाइड का, और ये मेरे पास सोल्यूशन है लेड नाइट्रेट का। ध्यान समझो, पोटेशियम आयोडाइड का भी सोल्यूशन कलरलेस है, लेड नाइट्रेट का भी सोल्यूशन कलरलेस है। मतलब जरूरी नहीं आप लिक्विड लिख लो, आप पाउडर के फॉर्म में भी करोगे तब भी रिएक्शन हो जाएगी। इस एक्सपेरिमेंट को गोल्डन रेन एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, एकदम गोल्डन कलर की बारिश होती है, ठीक है। तो पोटेशियम आयोडाइड को लेड नाइट्रेट के सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, बाय हेल्प ऑफ पिपेट, या फिर इसको हम ड्रॉपर भी बोलते हैं, और इस ड्रॉपर से हम पोटेशियम आयोडाइड हल्का सा सक करेंगे, ठीक है। और पोटेशियम आयोडाइड सक करने के बाद में हम अपनी टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे। अब देखो जैसे हमने इसको डालना शुरू किया, ठीक है, तुरंत इसका कलर एकदम से चेंज होना शुरू हो जाएगा। देखो देखो धीरे 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 करके तुरंत इसका पूरा का पूरा कलर चेंज हो गया, और लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन अब येलोइश कलर में आ गया। इसको येलो पीपीटी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज है, तो लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन तैयार हो गया हमारा कुछ इस तरीके से। अब येलो कलर्ड प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड इज फॉर्म्ड, लेड आयोडाइड का ये प्रेसिपिटेशन फॉर्म्ड हो जाता है, ठीक है। अब मैं फिर वही चीज कह रहा हूं, समझो मेरी बात को, कि ये जो एक्टिविटी है ये यहां खत्म नहीं होती है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी सारी एक्टिविटीज चैप्टर की विद क्वेश्चन एंड आंसर अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अगर उसको कर लो, इस चैप्टर के बाद अगर उसको कर लोगे, सब हो जाएगा, कुछ पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी फिर इसके बाद में, समझो बात को। और फिर अगर आप मतलब लास्ट में तैयारी कर रहे हो, अब कुछ ही 1-2 महीने टाइम बचा हुआ है, तो मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाल रखे हैं, आप उसको देख लो, वहां से भी चैप्टर क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आ रही। एक्टिविटी 1.3 देखो, ये हमारे पास कॉनिकल फ्लास्क है, ये जिंक ग्रेनुअल्स हैं, और जिंक ग्रेनुअल्स को हमने इसमें क्या किया, डाल दिया। ये हमने यहाँ पे जिंक ग्रेनुअल्स डाल दिए हैं, बात समझ में आ गई, ठीक है। अब हमारे पास ये जिंक ग्रेनुअल्स यहाँ पे डाल दिए। डाइल्यूटेड H2SO4 का सोल्यूशन है, किसका है, सल्फ्यूरिक एसिड का। किसका है, सल्फ्यूरिक एसिड का, डाइल्यूटेड H2SO4। अगेन हम वही काम करेंगे, ड्रॉपर लेंगे, डाइल्यूटेड H2SO4 को हल्का सा सक करेंगे, और उसको जाकर के हम किसमें ड्रॉप करेंगे, अपने कॉनिकल फ्लास्क में डालना शुरू करेंगे। अब जब हम यहाँ पे इसमें डाल देते हैं, ठीक है, थोड़ा और बढ़ा करके डाल दिया, फिर इसमें हमने कॉर्क लगा दिया, एक रॉड कस दिया अच्छे से, इस कॉर्क को टाइट कर दिया। जब ये रिएक्शन डाइल्यूटेड H2SO4 हमारा जिंक ग्रेनुअल से रिएक्शन करता है, तो धीरे धीरे करके हम देखते हैं इसमें से कुछ बाहर निकलने लग रहा है, कुछ बाहर निकलने लग रहा है। फिर वही जो बंसन बर्नर था, उस बंसन बर्नर को इसके ऊपर जैसे लाएंगे, तो उसमें पट 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 पॉप 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 इस टाइप का साउंड रिलीज होता है। तो समझ में आता, अच्छा, जब कभी भी पॉप साउंड रिलीज हो
तो हम क्या समझेंगे, कौन सी गैस आ रही है, H2 गैस। कौन सी गैस, H2 गैस। बात समझ में आई। मैं फिर बता दूं, इस एक्टिविटी में पढ़ाने के लिए बहुत कुछ है, मतलब बहुत कुछ है, तुम समझ नहीं सकते। केमिकल रिएक्शन है, फिर ये किस टाइप की रिएक्शन है, क्या यूज है इसका, कैसे पता लगाएंगे हाइड्रोजन गैस आ रही है, ये बहुत कुछ है। बट मैंने उन सभी चीजों को यहां एक्सप्लेन नहीं किया है। मैं अगेन कह रहा हूं कि ये केवल मैंने एनसीईआरटी की तरह से बस एक लेक्चर को तैयार करके तुमको दे दिया, डिलीवर कर दिया। अगर आपको अच्छे से एक्टिविटी करनी है, बहुत अच्छे से, ऑलरेडी मैंने लेक्चर बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर देख लेना उसको। उसको देखने के बाद उसमें मैंने तरीका भी समझा रखा है कि शॉर्ट नोट्स बनाएंगे कैसे। इतना अगर कर लिया बस, फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप इस चैप्टर के राजा हो जाओगे। बात समझ में आ गई। तो भाई ये एवोल्यूशन ऑफ गैस है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस निकलती है, टेम्परेचर में चेंज होता है, स्टेट में चेंज होता है, तो काफी सारी चीजों में चेंज होता है। अब क्या किया हमने, काफी सारी एक्टिविटीज देखी, विच इज 3 एक्टिविटीज। इनको हमने अच्छे से देखा, समझा, जाना, तुमको समझ में आ रहा, अच्छा किसी में कलर चेंज हो जा रहा है, किसी में गैस इवोल्यूशन होने लग रही है, किसी में टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो इन काफी चीजों को, बातों को समझा, फिर हमने एक एक करके नोट किया क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले हमने देखा स्टेट चेंज हो रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेट, सॉलिड से लिक्विड हो रहा है, गैस टू सॉलिड हो रहा है, कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। चेंज इन कलर, अरे ससुर व्हाइट व्हाइट था, ये अचानक से येलो हो गया। केमिस्ट्री में यही झाम है, लाल पीला मिलाओगे नीला नीला बन जाता है, समझ भी नहीं आता कैसे बन गया है। बात समझ में। एवोल्यूशन ऑफ गैस, कुछ गैस निकल रही है, पता करना पड़ेगा कौन सी गैस है। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट बच्चा हम उसको बोलते हैं जब रिएक्शन में जो चीजें नीचे इकट्ठा हो जाती हैं टेस्ट ट्यूब में, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई समस्या नहीं। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में जो स्टेट चेंज होती है, एक बार उसको हम फटाफट देख लेते हैं, ध्यान समझो। सॉलिड से गैस में बनने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। सॉलिड से गैस में बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। और वही गैस से सॉलिड में बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिपोजिशन। बात समझ में, सिंपल है, उसमें क्या समझना कि भाई जैसे ही सॉलिड हमारा गैस में चेंज होगा उसको सब्लिमेशन बोलेंगे। लाइक कैम्फर, कैम्फर यानी कि कपूर, पूजा करते टाइम जिस कपूर का आप यूज करते हो, उसी कपूर की बात कर रहा हूं। तो उस कपूर को जैसे ही जलाते हैं वो तुरंत गैस बन जाता है, और गैस का अगर डिपोजिशन करें तो सॉलिड बन जाएगा। जैसे ड्राई आइस, या ड्राई आइस की जगह पे मैं कह सकता हूं ड्राई CO2 आइस। तो उसके जो हम छोटे छोटे क्रिस्टल बनाते हैं ड्राई CO2 के, तो वो भी गैस टू सॉलिड ही बनाते हैं हम। बात समझ में आ रहा है। अच्छा, गैस टू लिक्विड करने का प्रोसेस क्या है, कॉन्डेंसेशन। गैस टू लिक्विड कॉन्डेंसेशन, लिक्विड टू गैस एवापोरेशन, सॉलिड टू लिक्विड मेल्टिंग, और लिक्विड टू सॉलिड फ्रीजिंग। ये सारी चीजें भी आनी चाहिए, हालांकि मैं जानता हूं आप सभी को आती होंगी, लेकिन फिर भी एक बार रिवीजन तो चाहिए ही हर चीज का। तो इसको हम क्या बोलते हैं, चेंज इन स्टेट। अब कुछ चीजों का कलर चेंज होता है, देखो ये भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, और ये स्ट्रॉबेरी आपका तैयार हो गया। बस समझ में आई। तो कुछ चीजों में रिएक्शन में केमिकल चेंज होता है, कुछ जगहों पर गैस इवोल्यूशन हो रहा होता है एकदम बहुत अच्छी तरीके से, तो गैस इवॉल्व होती है। देखो अब क्या हो रहा है ना, ये देखो आइस ऑटोमेटिक क्या कर रही है, पिघलती जा रही, वाटर में कन्वर्ट होती जा रही है। तो जो पहले टेम्परेचर बहुत कम था, वो अब टेम्परेचर धीरे धीरे करके क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो ये चीज है, तो ऐसे करके हम समझते हैं चेंज इन टेम्परेचर। सेम चीज प्रेसिपिटेट, जो हमने रिएक्शन देखी थी जिसमें लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट बन रहा था, तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। इसी टाइप से हम काफी सारी रिएक्शनों को देख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, जान रहे होते हैं। अब एक बात सुनो, सेम चीज वैलेंसी चार्ट की बात की जाए। अब मैंने आपको बहुत अच्छे से एक वीडियो और बना रखा है वैलेंसी चार्ट का। देखो मेरा कहने का समझो, ये चैप्टर ऐसे अगर मैं सारी चीजों को इसी चैप्टर में इंक्लूड करूंगा, ये कम से कम 3-4 घंटे का फिर बन जाएगा। बात समझ रहे हो, आपको हमेशा छोटा लेक्चर चाहिए होता है, तो इस वजह से मैंने इसको कम से कम 10-15 मिनट में बहुत अच्छे से समझा रखा है वैलेंसी चार्ट को। वहां पे जाकर के इसको समझो, अच्छे से समझो जाकर के। देखो जैसे ये सारे हैं, इनको हम एनायंस बोलते हैं, इसमें कुछ एनायंस भी है, कुछ कटायंस भी है, और इन सबकी वैलेंसी +1 है। जैसे -1 -1 -1 +1 +1 +1, यानी कि सबकी वैलेंसी क्या है, 1 है। ऐसे यहाँ पे सबकी वैलेंसी देखो आप 2 है, ऐसे कुछ की वैलेंसी 3 भी होती है। इन सबके अलग अलग नाम है, जैसे एल्यूमिनेट, बाइकार्बोनेट, नाइट्रेट, आयोडाइड, ब्रोमाइड, ऐसे इन सबके नाम है। ठीक है, सेम इसी तरीके से जैसे कॉपर, आयरन, इन सबकी वैलेंसी चेंज होती है। कॉपर की 1 2, आयरन की 2 3, एल्यूमिनियम की फिक्स रहती है, अमोनियम की फिक्स रहती है, लेड की फिक्स रहती है। लेड की भी हालांकि बदलती है, तो मैंने इस पे बहुत अच्छी तरीके से लेक्चर बना रखा है, वहां जाकर के इसको देख लो। सारे आयंस की स्टोरी मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझा रखी। अभी के लिए ये सारे आयंस है जो हमारी केमिकल रिएक्शन में इंक्लूडेड होंगे, और धीरे धीरे करके हमको उनको पढ़ना भी होगा, जानना भी होगा। केमिकल इक्वेशन होती क्या है भाई, तो सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन वर्ड्स इज कॉल्ड वर्ड इक्वेशन। अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन को वर्ड के हेल्प से बोल रहे हैं तो उसको वर्ड इक्वेशन बोलते हैं। लाइक मैग्नीशियम अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, तो ये हमने वर्ड लिख दी है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, वर्ड इक्वेशन बोलूंगा।
और अगर इसी को मैं केमिकल में चेंज करूंगा तो इसको क्या बोलूंगा, केमिकल इक्वेशन बोलूंगा। इधर साइड वाले लोगों को हम रिएक्टेंट बोलते हैं और इधर साइड वाले लोगों को हम प्रोडक्ट बोलते हैं। और ये एरो इस बात का इंडिकेशन है कि ये रिएक्शन यहां से यहां चल रही है, ये रिएक्शन प्रोसीड हो रही है। तो ये एरो आपका इस बात को बताता है। बात समझ में आ गई। अब देखो केमिकल इक्वेशन में जैसे मैग्नीशियम लिया, ऑक्सीजन से रिएक्शन की तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। अब ये देखो रिएक्शन बैलेंस नहीं है। अगर कोई रिएक्शन बैलेंस नहीं होती है तो अनबैलेंस्ड रिएक्शन को हम स्केलेटन इक्वेशन बोलते हैं। और इसमें भी वही चीज है कि ये लोग क्या है, रिएक्टेंट है, ये क्या है, प्रोडक्ट है। और ये किस बात का रिप्रेजेंटेशन है कि रिएक्शन आगे प्रोसीड कर रही है। फिर अगेन मेरी बात को ध्यान से सुनो, अगर कोई रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, स्केलेटन इक्वेशन। ये देखो यहाँ पे ये बात लिखी हुई है कि अगर कोई रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलेटन। स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। अगर बैलेंस हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन या फिर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बात समझ में आ गई। तो इस चैप्टर में हम समझेंगे कि बैलेंसिंग करते कैसे हैं। स्टेप्स इन्वॉल्व इन राइटिंग केमिकल इक्वेशन। कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? सबसे पहले हम रिएक्टेंट्स लिखते हैं। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है, देखो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, लेफ्ट साइड पे मैग्नीशियम ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट को हम किधर लिखते हैं, राइट साइड पे, विच इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सेपरेट्स बाय एन एरो। किसी एक एरो के द्वारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। टू आर मोर रिएक्शन प्रोडक्ट सेपरेटेड बाय प्लस साइन। और यहां चूंकि एक ही प्रोडक्ट बना है तो प्लस नहीं लगा सकते, लेकिन अगर मोर देन वन रिएक्टेंट है तो उसको हम प्लस साइन से क्या करते हैं, बाइफरगेट करते हैं। और ये जो डेल्टा का साइन है एरो के ऊपर, ये इस बात का रिप्रेजेंटेशन है कि रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन चल रही है। इस बात का क्या है, ये रिप्रेजेंटेशन है। बात समझ में आ गई। और जैसे ये सॉलिड है, ये गैस है, ये सॉलिड है, तो ये इस बात का रिप्रेजेंटेशन है कि ये फिजिकल स्टेट्स है इसकी। कुछ बात समझ में आई। अब इसको देख करके तुमको समझ में आ गया होगा कि हम क्या करने वाले हैं, रिएक्शन को बैलेंस करने वाले हैं। तो भाई जल्दी जल्दी फटाफट स्टेप समझते हैं, कौन कौन से स्टेप होते हैं हमारी रिएक्शन की बैलेंसिंग में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि भाई रिएक्टेंट टाइम पे जितना मास था, फिर तुमने उसमें आग लगा दी, फेंक दिया, उड़ा दिया, सब कुछ कर दिया, प्रोडक्ट बन गया, तो प्रोडक्ट में भी उतना ही मास रहेगा। जितना कि रिएक्टेंट पे मास था उतना ही प्रोडक्ट पे मास रहेगा। और ये बात कंफर्म्ड है। बात समझ में आ रही है। तो रिएक्टेंट का जो मास है वही प्रोडक्ट का मास रहेगा। तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स बिफोर प्रोसीडिंग रिएक्शन और आफ्टर प्रोसीडिंग रिएक्शन ऑफ मास इज जस्ट इक्वल टू द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मास। इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि हमने 9th में अच्छी तरीके से समझ रखा है। वही प्राउस्ट की थ्योरी, लेवेजियर की थ्योरी। कुछ याद आ रही बातें, याद आ रही कि भूल गए, याद आ रहे कि भूल गए? चलो आगे बढ़ते हैं और बातों को और समझते हैं, जानते हैं। जैसे जिंक है, तो जिंक अगर सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करता, अभी जो थर्ड वाली एक्टिविटी हम लोगों ने करी थी ये वही एक्टिविटी है। जब जिंक सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करता है तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, जो भी हमने देखा समझा। तो रिएक्शन को हम कैसे लिखेंगे, Zn plus H2SO4 gives out ZnSO4 plus H2 गैस। इस तरीके से हमने रिएक्शन को क्या किया, नोट कर लिया। ठीक है। अब देखो इस तरीके से हम चार्ट प्रिपेयर करेंगे, जहां पे लिखेंगे पहले एलिमेंट, फिर लिखेंगे रिएक्टेंट्स लेफ्ट हैंड साइड, प्रोडक्ट राइट हैंड साइड, नंबर्स ऑफ एटम, नंबर्स ऑफ एटम। ध्यान से समझने वाली बात है, बहुत ध्यान समझना। जिंक, ध्यान समझो, जिंक लेफ्ट साइड पे कितना है, 1 है, और राइट साइड पे भी जिंक कितना है, 1 है। तो मैंने यहां भी 1 लिख लिया, यहां भी 1 लिख लिया, मतलब जितना लेफ्ट हैंड साइड पे उतना ही राइट हैंड साइड पे, मतलब ठीक है, जिंक भाई अपना बैलेंस है। ठीक। हाइड्रोजन जितना राइट साइड पे 2 उतना ही कहां है, लेफ्ट साइड पे 2, तो जितना लेफ्ट साइड पे उतना राइट साइड पे, हमने ये भी लिख लिया। फिर एस यहां भी 1 है, सल्फर यहां भी 1 है, और सल्फर यहां भी 1 है, तो हमने उसको मेंशन कर लिया। ऑक्सीजन यहां भी 4 है और ऑक्सीजन यहां भी 4 है, तो उसको हमने एज इट इज मैच कर लिया। तो हमको क्या समझ में आया कि भाई जितना पार्ट रिएक्टेंट का है सेम पार्ट प्रोडक्ट का है, जितना मास रिएक्टेंट का है उतना ही मास प्रोडक्ट का है। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो हमने पढ़ा, समझा, जाना। ठीक है। तो ये हमारी बैलेंस्ड रिएक्शन थी एक टाइप से। अब हम समझेंगे कि रिएक्शनों को बैलेंस करते कैसे हैं, मेथड लगाते कैसे, फंडा अपनाते कैसे हैं। सेकेंडरी चीज, अभी तो हम एनसीईआरटी की तरह केवल एक कहानी को समझ लेंगे। ठीक है। फिर मैं कह रहा हूं, देखो जैसे मैंने केमिकल वाली रिएक्शन का पूरा एक चार्ट समझा रखा है, ठीक है, आयंस वाली कहानी का चार्ट समझा रखा है, सेम तरीके से मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसमें सारी की सारी बैलेंस्ड हो रखी है केमिकल रिएक्शन, सारी की सारी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। लगभग आई थिंक मैंने उसमें 20-25 रिएक्शनों को बैलेंस कर रखा है। एक बार देख लोगे काम बन जाएगा, तो वाला भी जाकर के देख लो। अभी तो केवल एक चैप्टर को कंप्लीट करना है। ठीक है। तो FeH2O से रिएक्शन करता है, Fe3O4 बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो इस तरीके से फिर वही वाली कहानी कि सबसे पहले हमको Fe ले लिया, H2O ले लिया, Fe3O4 ले लिया, H2 ले लिया। अब स्टेप फर्स्ट में हमने क्या किया, पहले देख ली चीजें कितनी है। स्टेप सेकंड में अपना डब्बा बनाएंगे और डब्बा बना करके चीजों को लिखना शुरू करेंगे। Fe कितना है लेफ्ट हैंड साइड पे 1,
राइट हैंड साइड पे Fe कितना है 3, लेफ्ट हैंड साइड पे हाइड्रोजन कितने हैं 2 और राइट हैंड साइड पे हाइड्रोजन कितने हैं 2, ठीक। ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड पे कितने हैं 1 और यहां कितने हैं 4, तो हमने 4 मेंशन कर लिया। मेरी बात को जरा ध्यान समझना, अपन बैलेंस ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है, ये केवल समझाने के लिए है कि फर्स्ट टाइम जो आपकी क्लास होती है उसमें केवल मेंशन करने के लिए, लेकिन ऐसे ना सीखना है ना जानना है। आज से लगभग 5-6 साल पहले सीबीएसई ऐसे क्वेश्चन पूछा भी करती थी, अब तो पूछ भी नहीं रही है। सीबीएसई जैसा क्वेश्चन पूछती है, हमें काम भी उसी तरीके से करना है। बात समझ में आ रही है? तो मैंने बैलेंसिंग वाला अच्छे से रिएक्शन वाला वीडियो बना रखा, आराम से उसको देखो, ये सब फालतू की चीज है, लेकिन अभी समझ लेते हैं। तो वो चीज है, तो डब्बा बना लिया। अब 3, अब जिसमें ज्यादा एटम्स होंगे उसको पहले बैलेंस करेंगे। जैसे ऑक्सीजन इधर 4 है, इधर थे ही नहीं, तो पहले ऑक्सीजन को ही निपटाना शुरू करो। जहां ज्यादा बवाल.com है उसको पहले निपटाओ, ठीक। तो पहले देखो यहाँ H2O और यहाँ कितने हैं 4 है, मतलब ऑक्सीजन H2O में 1 है और Fe3O4 में कितने 4 है। तो मुझे इससे बैलेंस करने के लिए, अगर यहाँ ऑक्सीजन 4 है तो मुझे बैलेंस करने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें? सिंपल सी बात है भाई, 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ 4 ऑक्सीजन है, यहाँ 1 ऑक्सीजन है, बैलेंस करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको? 4 से मल्टीप्लाई। तो हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी ऑक्सीजन 4 इधर भी ऑक्सीजन 4, तो उस चीज को हमने ऐसे करके मेंशन कर दिया। देखो भाई 4H2O, अब इधर भी 4 ऑक्सीजन हो गए, इधर भी 4 ऑक्सीजन हो गए, ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो गया। अब इसके बाद हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, फिर आयरन को बैलेंस कर लेंगे। अब देखो हाइड्रोजन को देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, यहाँ 8 हाइड्रोजन है और यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं ओनली 2, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 4 2 जा 8 हाइड्रोजन है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करूंगा 4 से, तो यहाँ 8 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 8 हाइड्रोजन हो जाएंगे। बस समझ में आ रही है? ग्रेट। तो इस तरीके से हमने क्या किया, हाइड्रोजन को भी बैलेंस कर लिया। अब सेम चीज हम क्या करेंगे, Fe3O4 में Fe को बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पे एक सिंगल Fe है, मतलब यहाँ पे 3 Fe है प्रोडक्ट साइड पे, वहां एक सिंगल Fe है। अब अपन को क्या करना पड़ेगा, इस Fe को कितने से मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा 3 से। योर रिएक्शन इज बैलेंस्ड। तो इस तरीके से हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। ये पहले पूछा जाता था कि बॉक्स सिस्टम में समझाओ, बट अब ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, हमको करने भी नहीं है। सिंपल हम हिट एंड ट्रायल मेथड को यूज करेंगे, उसी से सारी रिएक्शनों को बैलेंस कर देंगे, काम खत्म, पैसा दे। इससे ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। तो बस अब बैलेंस को चेक करनी है कि भाई हाँ बैलेंस चेक हुई कि नहीं हुई, देखा बैलेंस चेक हो गई, बस ताली बजाओ, मौज काटो, काम खत्म, पैसा हजम, ठीक। आगे बढ़ो और बात को समझो। अब देखो लिखा हुआ द फिजिकल स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट मेंशन अलोंग विद द केमिकल फॉर्मूला। अगर आप ऐसा करते हो, अगर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, अगर आ रहा तो इस चीज का मेंशन करना जरूरी है। आपने जो भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट ले रखा है, अगर आपको उनके स्टेट्स पता है, लाइक मैग्नीशियम किसमें था, सॉलिड में था, मैग्नीशियम की रिबन थी ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर सॉलिड में था, बट जो ऑक्सीजन गैस है वो सॉलिड में नहीं है। मतलब जो यहाँ जब कंबशन कराओगे किसी चीज का, तो ऑक्सीजन कहां से लोगे, एटमॉस्फेयर से ही तो लोगे। एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लिया और हमारा मैग्नीशियम क्या हो गया, जल गया। बात समझ में आई? सेम तरीके से यहाँ भी तो मैंने क्या किया, Fe कैसा है मेरा, सॉलिड में है, H2O मेरा कैसा, वेपर है तो गैस में है, Fe3O4 जो हमारा बन गया वो सॉलिड है और H2 हमारा कैसा है, गैस है। तो हमने क्या किया, मेंशन कर दिया उनके, हमने जो स्टेट्स हैं उनको भी हमने क्या किया, मेंशन कर दिया। बात समझ में आ रही? तो ये चीज है। फिर हम रिएक्शन को अपना वाइंड अप करते हैं, वो चीज है। Sometimes the reaction conditions such as temperature, pressure, catalyst, etc. for the reaction are indicated. कभी कभी क्या होता है कि कुछ रिएक्शनों में टेम्परेचर को लिखना जरूरी होता है, कुछ रिएक्शनों में कैटलिस्ट को लिखना जरूरी होता है। व्हाट इज द कैटलिस्ट? कैटलिस्ट कुछ नहीं होते हैं, कैटलिस्ट वो केमिकल्स हैं जो आपकी रिएक्शन के रेट को चेंज करते हैं। या तो कैटलिस्ट डालने पर रिएक्शन का रेट बहुत तेज हो जाएगा, या तो कैटलिस्ट डालने पर रिएक्शन का रेट बहुत कम हो जाएगा। बस केवल कैटलिस्ट आपकी रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करते, केवल वो क्या करते हैं, चेंज करते हैं स्पीड को। जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड का हाइड्रोजनेशन करते हैं 340 एटीएम पे, तो हमारा मेथेनॉल बनता है, विच इज CH3OH। क्या बनता है, मेथेनॉल बनता है। तो यहां हमको मैंडेटरी है किसको शो करना, टेम्परेचर को शो करना। जैसे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन जब 12H2O होती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, तो क्या बनता है, ये आपने ट्रांसपोर्टेशन या फोटोसिंथेसिस वाला जो चैप्टर आपने सर ने पढ़ाया आपको लाइफ प्रोसेस में, ये वही की रिएक्शन है। तो आपका ग्लूकोज बन जाता है और ऑक्सीजन बन जाता है। तो यहां मेंशन करना जरूरी है भाई कि सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है ये रिएक्शन, ये मेंशन करना जरूरी है। तो वो चीज है। तो आई होप बात तुमको समझ में आ गई होगी। हमने देख लिया रिएक्शन बैलेंस कैसे होती है। हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देखेंगे कि कितने टाइप के होती हैं केमिकल रिएक्शन, वो सारी टाइप को देखेंगे, जानेंगे, और फिर करोजन रेसिडिटी करके चैप्टर खत्म हो जाता है। तो वो चीज है। तो ये सारी बातें हैं। चलो देखो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन।
जैसे बर्निंग ऑफ कोल, इट मींस कंबशन। जब हम कोयले को जलाते हैं तो कंबशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंबशन रिएक्शन। जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं, देखो जैसे ये कार्बन है, इधर उधर सब जगह ऑक्सीजन है, जैसे इस कार्बन को जलाया तो जलने पर ये क्या बनाता है? CO2 गैस रिलीज करता है। ये चीज है। तो ये बर्निंग ऑफ कोल है। कोयल मतलब कोयला। जब हम कोयले को जलाते हैं तो कार्बन हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और क्या बनाता है? CO2 बना लेता है, विच इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक, इसी तरीके से फॉर्मेशन ऑफ वाटर, वाटर का भी फॉर्मेशन होता है। जब ऑक्सीजन हमारा हाइड्रोजन से या हाइड्रोजन हमारा ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? H2O बनाता है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाता है? H2O बनाता है। तो ये चीज है, मतलब ये पार्ट है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन का ये क्या है? पार्ट है। अब हम सबसे पहला पार्ट समझते हैं विच इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है कि दो रिएक्टेंट आपस में जुड़ करके एक प्रोडक्ट बनाएंगे। समझ रहे हो? 2 से 3 रिएक्टेंट सब जुड़ेंगे और एक प्रोडक्ट का अगर फॉर्मेशन करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब कंबाइन होना, मतलब कंबाइन होना। तो लाइक ए किसी बी से रिएक्शन करेगा और ए बी बनाएगा, तो ये जब इससे रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? ए बी बनाएगा। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो क्या लिखा हुआ, अ केमिकल रिएक्शन इन विच 2 or more reactants combine to form a single product is called combination reaction. कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम उसको बोलते हैं जब कोई भी दो रिएक्टेंट आपस में मिलकर के एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो ये बात लिख लेना। अब देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कुछ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस भी होते हैं या कुछ एंडोथर्मिक रिएक्शंस भी होते हैं। मतलब एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक हर टाइप्स की रिएक्शन में मिलेगा। एक ये भी टाइप एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, इस पे आपकी एक्टिविटी भी है सिलेबस में, उसको भी हम जानेंगे। अगर हम कोई भी नेचुरल गैस को बर्न करते हैं तो वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही है। ठीक है, लाइक कैसे? जैसे समझो, अगर हम मीथेन गैस का कंबशन करते हैं, मीथेन गैस कहां मिलती है? सड़े नाले में चले जाओ, गाय का भैंस का गोबर पड़ा है उसमें मीथेन गैस मिलेगी। तो यहाँ पे कहां पे हमको मीथेन गैस मिलेगी? जहां पे सड़ी गंदी बदबू आती बहुत बुरी सी, वहां पे मीथेन गैस मिलेगी। चावल की खेती करते हो, पानी बहुत लंबे समय तक पड़ा हुआ है, सड़ रहा है, वहां मीथेन गैस मिलेगी। तो यहाँ सारी मीथेन गैस। तो मीथेन गैस की रिएक्शन ऑक्सीजन से होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है। ये एक टाइप की क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है? जिसमें टेम्परेचर रिलीज होता है। जिसमें क्या होता है? टेम्परेचर रिलीज होता है। तो ये टाइप की क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन को भी हमने बैलेंस करके यहां पे अच्छे से लिख दिया। एक्टिविटी 1.4 आपके सिलेबस की एक्टिविटी 1.4 है। ये एक्टिविटी यह बताती है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती कैसे। इसी वजह से हम पहले थर्मोमीटर लेकर के खड़े हो गए कि आज तो नाप के दिखा देंगे कि टेम्परेचर कैसे बढ़ रहा है। ठीक है, एक्टिविटी 1.4। अब देखो मेरे पास कैल्शियम ऑक्साइड का पाउडर है। मेरे पास क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड का पाउडर है। मेरे पास 2 बीकर है, एक में नॉर्मल वाटर है, एक में कैल्शियम ऑक्साइड है। अरे सर कैल्शियम ऑक्साइड अब कहां से लेके आए? देखो जैसे हमने मैग्नीशियम को जलाया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया था, सेम तरीके से हम कैल्शियम को जला लेंगे और कैल्शियम ऑक्साइड बना लेंगे, या फिर कैल्शियम ऑक्साइड का पाउडर हमको मिल भी जाता है। अब हम कैल्शियम, अरे सब छोड़ो यार, चूना जानते हो कि नहीं जानते हो? ठीक है, कौन सा चूना? ये वही वाला चूना है जो पुताई में काम आता है। ठीक है, तो ये वही चूना है। बस जाओ किसी भी पान वाले के पास से मांग लो, 2-3 किलो अगर मिल जाए तुमको। ठीक है, तो उसमें जब हम वाटर को ऐसे करके डालेंगे, ठीक, ये पानी पड़ा, पानी पड़ने के बाद में हम इसमें थर्मोमीटर डाल करके चेक करेंगे। भाई देखो पहले थर्मोमीटर का टेम्परेचर कितना था? 25 डिग्री सेल्सियस था। जब मैंने इसमें वाटर को ऐड कर दिया, अब ये 25 डिग्री सेल्सियस से हमारा टेम्परेचर क्या किया? बढ़ने लग गया, विच इज 30 डिग्री सेल्सियस। और ये अगर तो आप ध्यान से देख पा रहे हो तो इसमें फ्लेम उठ रही है, हल्की 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 हल्की। जो रूरल एरिया से हैं या जो जिन्होंने पहले की कभी पुताई देखी होगी गांव में, तो उन्होंने देखा होगा कि चूने को, इसको हम लोग बोलते हैं क्विक लाइम या ड्राई लाइम। उसमें जब हम वाटर को ऐड करते हैं तो एकदम से एकदम गैस के बुलबुले उठते हैं। बात समझ में आ रही? तो ये वो चीज है। तो देखो जहां 25 डिग्री सेल्सियस था वहां 30 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर का बढ़ना इस बात का इंडिकेशन है कि ये रिएक्शन कैसी है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जो हम समझ रहे हैं। तो हमने क्या किया? क्विक लाइम को जब वाटर के साथ रिएक्शन किया तो क्या बना दिया? स्लेट लाइम बना दिया, विच इज CaOH का होल ट्वाइस, और इसकी हमको काफी सारी नीड पड़ती है। अच्छा ठीक है, अच्छा मुझे बताओ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कलर कैसा हो गया? व्हाइट कलर का ही तो होगा, उसी से तो पेंट कर रहे हो मूर्खों। देखो क्या आप जानते हैं? A solution of slaked lime produced is used for washing white washing walls। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा गया है, पूछा जाएगा और पूछा जाता है, वो वाली चीज है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर, फॉर्म्स अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल्स। ये मतलब क्या है? देखो जब हमने पेंटिंग कर दी, ठीक, अपने घरों में पेंटिंग कर दी, ह्यूमिड वेदर है, ऑक्सीजन है, तो वो क्या करेगा? रिएक्शन करेगा।
ठीक है, तो जब रिएक्शन होना शुरू होती है तो ये भी जो कलर है उस पे भी क्या होता है, डिमिनिश होने लगता है, हल्का 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 कलर, डिमिनिश कर रहा हूं सॉरी, मतलब डिसअपियर होने लगता है, जो व्हाइटेस्ट अच्छा कलर है वो भी जाने लग जाता है। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल इज आल्सो अ CaCO3। मतलब समझो, मेरी बात समझो, हुआ क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो आपका CaOH का होल ट्वाइस था, ठीक है, तो जब वो हमारा धीरे धीरे करके कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में मौजूद है उससे जब रिएक्शन करता है, कौन, CaOH का होल ट्वाइस जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है, तब हम देखते हैं कि ये CaCO3 कल्टीवाइट प्रेसिपिटेट बनाता है। और आपने देखा ही होगा कि जब गांव की दीवारें होती है कुछ दिनों बाद हल्का सा चिटकने टाइप की लगती है, तो ये उसी टाइप का कुछ फिनोमेना है। तो वो कैल्शियम कार्बोनेट और जो हमारा स्टोन होते हैं, जो मार्बल होते हैं, जो संगमरमर का पत्थर होता है, उसका भी फॉर्मूला क्या है, CaCO3। तो व्हेनेवर CaOH का उल्टाइज रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड क्या बना लेगा हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट। ये रिएक्शन भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए, तो इस रिएक्शन को भी नोट कर लो, H2O। दूसरी बात, तुमको टेंशन नहीं लेनी है, आराम से लेक्चर देखने का, कान में लीड लगाने का, सुकून से बैठ करके लेक्चर देखो। दूसरी बात, सारी रिएक्शनें, नोट्स सब कुछ मिल जाएगा, कुछ परेशान ना हो। बट मैं हमेशा कहता हूं जब भी आप लेक्चर देखो कुछ ना कुछ पेन चलाते रहो। अगर आप पेन चलाते रहोगे, कुछ ना कुछ लिखते पढ़ते रहोगे तो ब्रेन एक्टिव रहेगा, वरना फिर ये लगेगा मूवी चल रही है और उसका आनंद ले रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। बस समझ में। रेस्पिरेशन रिएक्शन, जो हमारी रेस्पिरेशन रिएक्शन होती है ये भी एक टाइप की कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। इसमें भी हम हीट को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। व्हेनेवर एनी हीट रिलीज्ड इन द केमिकल रिएक्शन वी कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंड हीट एब्सॉर्ब्ड द रिएक्शन या हीट एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन वह रिएक्शन है जब कोई सिस्टम हीट को एब्सॉर्ब कर ले, और अगर कोई सिस्टम हीट को रिलीज कर देगा तो हम कौन सी रिएक्शन बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। ग्रेट, बात को नोट करो। व्हेनेवर, जब भी हम कभी शुगर का फॉर्मूला तो ये नहीं होता है, ये हमारे एडिटर महोदय गलत लिख दिए हैं, बेसिकली ये ग्लूकोज है, शुगर नहीं है, C6H12O6, शुगर होता है C12H22O11। तो जब कभी हम ग्लूकोज को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है और ये एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है। तो ये भी एक टाइप से कौन सी रिएक्शन है, हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। बस समझ में। द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोजिट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका क्या मतलब है, आप क्लास जब 9th में थे, लास्ट वाला चैप्टर आपका कौन था, इंप्रूवमेंट एंड फूड रिसोर्सेज, वहां आपको पढ़ाया गया था वर्मी कंपोजिट या मैन्योर। क्या करते हैं, जब सब्जियां बच जाती हैं उनको सड़ा सड़ा करके हम उसका फर्टिलाइजर तैयार करते हैं, एक अच्छा फर्टिलाइजर जिसको मैन्योर बोलते हैं। तो ये वही चीज है जो कंपोजिट हम तैयार करते हैं, सॉरी मैन्योर में बोलना मतलब वही कंपोजिट। तो जब उसको तैयार करते हैं वो भी एक तरीके की क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। हीट रिलीज होती है, गंदी सी स्मेल आती है, वही सारी बात है। बात समझ में आ गई। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का हमने एग्जांपल अच्छी तरीके से समझ लिया। कौन सा एग्जांपल था, वही वाला चूने वाला एग्जांपल था जिसमें चूना लगा दिया गया था। बात समझ में आई। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, देखो कुछ बातें समझ लो। ये जो है इसको ट्राइपॉड स्टैंड बोलते हैं। आप जब कभी अपनी केमिस्ट्री लैब में जाएंगे, कई बच्चों का डाउट रहता है, अरे हमारे यहाँ तो केमिस्ट्री लैब है ही नहीं, हमने तो देखी नहीं, तो मैं तो दिखा रहा हूं ना, देख सुकून से देख। देखो ये अपना क्या है, ट्राइपॉड स्टैंड है, इसको वायर गॉज बोलते हैं, ठीक है। इस पे हम कोई चीज रख करके नीचे से फ्लेम दे करके इसको हीट करते हैं, उस काम आती है, ठीक है। अगेन हमने इस पे सल्फर रख लिया और सल्फर में हम अब नीचे हमने बर्नर रख लिया, बर्नर को हम ऑन कर देंगे, ठीक है। अब इसमें हमने कुछ आयरन डाल दिया, तो आयरन और सल्फर, आयरन सल्फाइड बनाने की योजना चल रही है हमारी। एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन का क्या मतलब था सर जी, अरे भूल गए। एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब था कि जो आप रिएक्शन करा रहे हो वो रिएक्शन हीट को अपने अंदर रख लेगी, एंडो अंदर, एंडो अंदर, बात समझ में आई, तो अंदर कर लेगी वो अपने आप को। तो देखो भाई, ये आयरन सल्फर मिक्स करके आयरन सल्फाइड बनाता है विच इज ब्लैक इन कलर, जो हम जानते हैं आप अपने लैब में देखेंगे भी। तो आयरन सल्फर से रिएक्शन करके हीट एक्सेप्ट करके हीट को ले करके क्या बनाता है, आयरन सल्फाइड बनाता है। अगर कोई रिएक्शन हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। खुश तो बहुत हो गया, बात समझ में आई। तो ये चीज है, रिएक्शंस इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड आर द कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये एक्टिविटी आपके सिलेबस में नहीं है, बट मुझे लगा कि आपको दिखा देना चाहिए तो मैंने दिखा दिया, बात समझ में आई। चलो अब हम समझेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो हमने एक टाइप समझा रिएक्शन का विच इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें किसी दो चीजों को ला करके आपस में जोड़ देंगे तो एक चीज बन जाएगी विच इज प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बात समझ में। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। व्हाट इज द मीनिंग, दैट मीनिंग इज दैट कि अगर कोई भी चीज जुड़ी हुई है, अगर हम उसको तोड़ देंगे बाय हेल्प ऑफ एनी मेथड,
तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे, डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, डीकंपोजिशन। कोई एक चीज को तोड़ दिया किसी भी मेथड से, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। तो भैया ए बी को हमने तोड़ दिया ए और बी में, तो ए बी हमारा डिकम्पोज हो गया ए और बी में। ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डीकंपोजिशन रिएक्शन। A chemical reaction in which a compound is split into two or more simple substances is called as decomposition reaction। बात समझ में आई? इसको हम क्या बोलेंगे, डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। अब मैंने क्या बोला था कि इसको तोड़ने के तमाम तरीके, अपने सिलेबस में 3 तरीके, और वो तीनों तरीके हमको जानने हैं। कौन कौन से? हीट को हम बोलते हैं थर्मल डीकंपोजिशन, आग लगा देंगे थर्मल डीकंपोजिशन। और दूसरा लाइट एनर्जी, मतलब ठीक है भाई सन से तोड़ के दिखा देंगे, कैसी बात है, लाइट एनर्जी। और इलेक्ट्रिसिटी के झटके दे दे करके हम किसी मॉलिक्यूल के कंपाउंड को एकदम एक दूसरे से अलग कर देंगे। तो 2 लोगों को अलग करने की 3 विधियां अपने सिलेबस में। कौन कौन सी? एक थर्मल डीकंपोजिशन, सनलाइट या फोटो डीकंपोजिशन, या फिर इलेक्ट्रिकल डीकंपोजिशन। तीनों डीकंपोजिशन, तीनों हमारे एक्टिविटी एनसीईआरटी में अच्छे से गिवन है, और तीनों को ही हम समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से। आ जाओ बांगलू प्रसाद, पहले वाली एक्टिविटी समझते हैं। इसमें हम थर्मल डीकंपोजिशन करके दिखाएंगे आपको, ठीक है। देखो समझो, ये कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बना था, क्या बोलते थे इसको, अरे कौन सी कहानी, अरे अभी मार्बल बनाया था। अरे मार्बल कैसे बना था, चूने में पानी मिलाया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना था। उसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जब रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से करा दी थी तो क्या बन गया था, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया था। बांगलुओं बुद्धि खोले रखो वरना जिंदा मार दूंगा मैं। अच्छा चलो, कैल्शियम कार्बोनेट, तो मैं क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट में हमने हीट देना शुरू किया। अब कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक होना शुरू होगा, CaCO3 ब्रेक होना शुरू होगा, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में। तो शुरू हो गया, देखो अब यहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये देखो निकल करके यहां इकट्ठा होने लग गई, ठीक। और ये जो सोल्यूशन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है। अब मेरी बात को सुनो, एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपके देखो सिलेबस में 3-4 गैस हैं, एक सल्फर डाइऑक्साइड है, एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एक CO2 है, एक H2 है, और ना बस यही 3-4 गैस है। इन्हीं गैस को वो पूछता है कि कैसे पता लगाओगे कि ये वाली गैस है। NO2 कैसे पता लगाओगे, डेंस व्हाइट फ्यूम्स। कैसे पता लगाएंगे, H2 गैस है। स्प्लिंटर लगा दो, पॉप का साउंड आने लग जाएगा। कैसे पता लगाएंगे, CO2 गैस है। CO2 पता करने के लिए उसमें स्लेक्ड लाइम डाल दो, कल्डी व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल जाएगा और हम समझ जाएंगे कि वहां CO2 गैस है। तो भाई देखो, हमने यहाँ पे कुछ स्लेक्ड लाइम ले रखा है, इसको जलाना शुरू किया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आना शुरू हुई, और ये देखो व्हाइट, ये देखो गजब, ये पूरा व्हाइट कलर हो गया। और व्हाइट कलर होते ही इस बात की पुष्टि हो गई कि इस रिएक्शन में जो गैस का इवोल्यूशन है वो रिएक्शन कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। मूर्खों, समझ में आई ये बात? इसी वजह से कहता हूं 1.5 की स्पीड पे नहीं देखने का, आराम से देखो, आराम समझो। चलो ठीक है, अब ये देखो कैसा हो गया, टन्स मिल्की कलर, कैसा हो गया, मिल्की एकदम बिल्कुल व्हाइट, कल्डी व्हाइट प्रेसिपिटेट, ये मिल्की कलर का बन जाता है, ठीक। और अब ये यहाँ क्या बचा, कैल्शियम ऑक्साइड बचा, मतलब पूरा कैल्शियम कार्बोनेट में से कार्बन डाइऑक्साइड उड़ गई तो क्या बचेगा, कैल्शियम ऑक्साइड ही तो बचेगा। तो वही मैंने बताया कि CaCO3 जब डिकम्पोज होता है तो CaO प्लस CO2 में बदल जाता है, ठीक। तो ये रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, जब कैल्शियम कार्बोनेट विच इज आल्सो नोन एज लाइमस्टोन, जब इसको हीट करते हैं विद द हेल्प ऑफ थर्मल डीकंपोजिशन। थर्मल डीकंपोजिशन मतलब क्या, हीट देंगे, टेम्परेचर लगा करके आग लगा देंगे, आग लगा दी। तो भाई आग लगा दी, कैल्शियम कार्बोनेट में जब आग लगाएंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, और क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, और उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लाइम वाटर बोलते हैं, या स्लेग्ड लाइम बोलते हैं। ये सारी बातें मैं पहले कर चुका हूं, हो गए, आगे बढ़ो। एक्टिविटी 1.5, अभी कौन सी एक्टिविटी समझी, किस बेसिस पे थी, थर्मल डीकंपोजिशन बेसिस पे थी। कौन सी बेसिस पे थी, थर्मल डीकंपोजिशन के बेसिस पे थी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ करके 2 बातों को और समझाएं। थर्मल डीकंपोजिशन के एक बहुत अच्छा शानदार एग्जांपल है, अपनी लैब में देखेंगे भी इस चीज को। तो देखो भाई, हमने इसको पकड़ रखा है, ये हमारी बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब है, और इसको हम जलाना शुरू करते हैं। ये FeSO4.10H2O का क्रिस्टल है, ठीक। इसको हम फेरस सल्फेट बोलते हैं। तो जब हम इसको जलाना शुरू करेंगे बंसन बर्नर से, तो इसमें अजीब सी स्मेल आना शुरू होगी। आप इस प्रैक्टिकल को देखिएगा। और जब ये फेरस सल्फेट का जो ग्रीन क्रिस्टल है जैसे जल जाता है तो ये पूरा इससे जो इसके अंदर क्रिस्टलाइजेशन होता है वो गायब हो जाता है। तो बचता है क्या, केवल व्हाइट कलर बचता है, ओनली व्हाइट कलर। मैं फिर बता रहा हूं बच्चों, मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं बहुत अच्छे से ये एक्टिविटी करा चुका हूं ऑलरेडी। उसमें सारे क्वेश्चन, सारी चीजें, सारे कलर सब करा दिया है। वहां जाकर के एक बार प्लीज उसको कर लोगे, उसकी शॉर्ट नोट्स बना लोगे ना, तो सारा काम बन जाएगा, वो चीज है। तो भाई FeSO4.7H2O जो था उसको जब मैंने हीट किया तो FeSO4 विच इज कलरलेस,
और बचा हुआ जो हमारा 7H2O है वो वेपर के फॉर्म में उड़ गया, रह गया। तो ग्रीन कलर का जो क्रिस्टल होता है ना वो FeSO4.7H2 होता है, जिसको क्रिस्टलाइजेशन भी बोलते हैं। इसी साल 2025 में एक क्वेश्चन आया था, आपने देखा भी होगा जिन बच्चों ने पेपर देखा था, कि इनमें से कौन सा किसका क्रिस्टलाइजेशन नहीं बनाया जा सकता है। मैं इसी वजह से बच्चों को बोलता हूं कि जो क्रिस्टलाइजेशन वाली चीज उनको एक जगह पे लिख लो, जो ऐसे काम की चीजें उनको एक जगह पे लिख लो, उनको एक जगह पे करते रहो। और सबसे अच्छी बात, जो मैंने पहला वीडियो डाला वहां पे मैंने सारे क्रिस्टलाइजेशन वाले जो आपके सिलेबस में उनको मैंने एक जगह पे लिख दिया है। आप इसी वजह से मैं कह रहा हूँ, पहला वाला लेक्चर इंपॉर्टेंट है, बड़ा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। बस समझ में आ रही? ठीक है, तो चलो ये वाली बात भी हो गई हम लोगों की, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी 1.5 भी कंप्लीट हो गई। बात समझ गए? हमने इसमें भी क्या किया है, हीट दी है। तो ये भी कैसा थर्मल डिकम्पोजिशन है। देखो कोई एक चीज दो चीजों में टूट गई तो क्या बन गया, थर्मल डिकम्पोजिशन बन गया। कलर याद रखना, बात समझ लो, कलर पूछता है सिलेबस में। अब ये जो बच गया, जलाते 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 जब FeSO4 को और जलाओगे तो फेरस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। डू नॉट पॉइंट द माउथ ऑफ बॉइलिंग ट्यूब एट योर नेबर्स आर योर सेल्फ। इस बात का देखो ध्यान रखना, तो मैं इसी वजह से कहता हूं प्रिकॉशन एक्टिविटी में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसी साल क्वेश्चन आया था अभी 2025 में कि प्रिकॉशन क्या है इस एक्टिविटी के, हम किन चीजों का ध्यान रखेंगे। सेम चीज मैग्नीशियम रिबन वाले में भी क्वेश्चन आया था, हम किन चीजों का ध्यान रखेंगे। जलाने से पहले उसको ऐसे करके नहीं जलाना है कि ये रही मैग्नीशियम रिबन, आंख लगाए आंख भी चली गई, लो अंधे बन के घूम रहे हो, अब क्या लोगे, अब क्या कहां से पेपर करोगे। तो हम जो यहां से फ्यूम्स निकल रही होती है, पहली बात तो इसकी स्मेल बहुत गंदी होती है, दूसरी चीज कि हम इसमें मतलब डायरेक्ट इसके कांटेक्ट में नहीं आते हैं, ठीक है। तो अब जब फेरस सल्फेट, मतलब जो फेरस सल्फेट बच गया था व्हाइट कलर का, उसको भी हीट करोगे तो फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा और हमारी सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड की गैसें निकल जाएंगी। अब देखो सुनो मेरी बात को पहले सुनो, मैं थोड़ा सा आसान बना देता हूं। पहले ग्रीन कलर का क्रिस्टल लिया विच इज FeSO4.7H2, उसको मैंने हीट कर दिया तो क्या बचा FeSO4। अब रिएक्शन चलने दो, हीट करते रहो, हीट करते रहो, हीट करते रहोगे तो सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड भी निकलना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो वो चीज है, तो ये एक्टिविटी भी बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट एक्टिविटी हीट ऑफ लेड नाइट्रेट। देखो ये भी एक्टिविटी आप ही सिलेबस की है, 1.6 वाली एक्टिविटी है और ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन को ही एक्सप्लेन कर रही है। कैसे, देखो अब हमने लेड नाइट्रेट ले लिया विच इज व्हाइट कलर का होता है, इसमें हमने आग लगाना शुरू कर दी अपने बंसन बर्नर से और ये जो ब्राउन फ्यूम्स निकल रही हैं, ये देखो ये जो लेड नाइट्रेट से लेड ऑक्साइड बन गया ये तुम्हारा ब्राउन कलर का, ठीक है। और ये जो ब्राउन फ्यूम्स निकल रही है ये इस बात का इंडिकेशन है कि ये ब्राउन फ्यूम्स नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड की है विच इज NO2। चमका कि नहीं चमका, समझे? जो ये फ्लेम्स निकल रही हैं ये कौन से फ्लेम्स है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की फ्लेम्स। मैंने कहा था ये सब पूछा जाता है, तो ठीक है भाई ये हो गया। तो ये लेड ऑक्साइड बन गया है और यहां से हमारा NO2 गैस रिलीज हो रही है। तुम रिएक्शन को एक बार नोट कर लेते हैं, तो लेड नाइट्रेट को अपन जब हीट करेंगे तो लेड ऑक्साइड बनेगा, NO2 गैस बनेगी और O2 बनेगा। दिस रिएक्शन इज नॉट बैलेंस्ड। ना जाने कितने बार CBSE पूछ चुकी है इस रिएक्शन को, पता नहीं भाई क्या प्रेम है इस रिएक्शन से CBSE को, कुछ तो बात रही होगी इसमें, वरना कोई यूं ही क्वेश्चन नहीं दे देता CBSE पेपर में। बात समझ में आ रही है? चलो नोट करो इसको भी, ये भी अपने काम का है। तो इसको बैलेंस कर लेते हैं भाई, 2 यहां लगाओ 2 यहां 4 यहां, 2 2 4 करके रिएक्शन बैलेंस हो जाती है, काम खत्म। CBSE काफी बार इसकी बैलेंसिंग भी पूछ चुकी है, इस वजह से मैं कहता हूं ये रिएक्शन क्या है, इंपॉर्टेंट है। आराम से करो, अच्छे से करो, समझ में आ जाएगी। 2 2 4 करके रिएक्शन बैलेंस हो जाती है। दिस रिएक्शन इज आल्सो अ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये भी हमारी एक टाइप की क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ग्रेट, 1.6 एक्टिविटी कंप्लीट हो गई। कुछ एक दो बातों को समझ लेते हैं। देखो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जैसे ये एक बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब है, ठीक, बंसन बर्नर है, इसके अंदर हमने शुगर रख दिया, शुगर को भी जला दे रहे हैं भाई, चलो जला दो। अब ये एक्टिविटी आपके सिलेबस में नहीं है, बस एनसीईआरटी में मेंशन है। अगर आप एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से प्रेम पूर्वक पढ़ेंगे तो आपको चीजें नजर आएंगी। अगर मैं शुगर को हीट कर रहा हूं तो ये शुगर ब्लैक कलर की होने लगती है, पूरी पूरी काली हो जाती है, ठीक है। इस पे भी क्वेश्चन पूछता है कि ब्लैकिश चारकोल कहां मिलता है, किस रिएक्शन में, ब्लैक चारकोल किस रिएक्शन में होता है। तो वही जब शुगर को हम उसको हीट करते हैं तो ये ब्लैक चारकोल हमको मिलता है और बाकी जो हमारी गैस है वो रिलीज होना शुरू हो जाती है। ये भी एक टाइप की क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। आओ रिएक्शन को समझ लेते हैं। तो शुगर का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। जैसे इसको हीट करते हैं तो कार्बन चारकोल हमारा यहाँ बच जाता है विच इज प्रेसिपिटेट, और हमारा वेपर हमारी क्या करती है, बाहर निकलना शुरू कर देती है। नहीं आया नहीं आया नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया, ये बात समझ में आई? ठीक है आगे बढ़ो। चलो देखो, अच्छा जैसे देखो जैसे ये H2 के ऊपर अगर हम ऐसे करके एरो बना देंगे तो ये इस बात का इंडिकेशन है कि ये गैस इवॉल्व हो रही है, ठीक। जैसे H2O के ऊपर बना दिया तो जहां जहां गैस भैया निकलेगी वहां पे हम ऐसे अप एरो बना देंगे और इस बात का इंडिकेशन हो जाएगा कि ये ऊपर गया। अगर डाउन बना देंगे तो इसका मतलब वो टेस्ट ट्यूब में नीचे बैठ गया है
और जो नीचे बैठ गया है उसी को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो थर्मल डीकंपोजिशन में किन किन चीजों का कंक्लूजन होता है, पहली बात हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट, हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट, आल्सो हीटिंग ऑफ शुगर। ये चारों चीजें आपके सिलेबस में मेंशन है, आपके एनसीईआरटी मेंशन है, अगर आप एनसीईआरटी को बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे तो जानेंगे। इन चारों पे हमने बात कर ली, तीन तो आपकी एक्टिविटी थी, तीनों एक्टिविटी हमने कर ली। एक्टिविटी 1.7 अब आ जाओ, अब हम देंगे बिजली के झटके और बिजली के झटकों से हम समझेंगे कि कैसे पानी को तोड़ सकते हैं। तो भैया एक प्लास्टिक मग ले लिया, सर प्लास्टिक मग क्यों ले रहे हो, भैया प्लास्टिक मग इस वजह से ले रहे हैं क्योंकि प्लास्टिक में करंट नहीं चलेगी, वरना सब करंट करंट हो जाएगा और मजा आ जाएगा तुम लोगों को झटके ले लेकर के। एक बैटरी लगा दी, बैटरी का प्लस टर्मिनल एक रॉड से जोड़ दिया और माइनस टर्मिनल एक रॉड से जोड़ दिया, ठीक, और इसको बहुत अच्छी तरीके से लीक कर रखा है, मतलब टाइट कर रखा है कि पानी नीचे ना गिरे, वरना पानी नीचे गिरने लगे बवाल हो जाएगा। ये रबर स्टॉपर इसको बोलते हैं, और रबर स्टॉपर हमने इसको स्टॉप कर दिया है, इसको तो जानते हो टेस्ट ट्यूब्स हैं, और ये टेस्ट ट्यूब लगा दी और काम स्टार्ट करते हैं, और ये हमारा स्टॉपर है। अब बात को समझो, देखो जिस टर्मिनल को पॉजिटिव से जोड़ेंगे उसको हम बोलते हैं एनोड, और जिसको हम नेगेटिव से जोड़ देंगे उसको हम बोलते हैं कैथोड, ठीक। और अंदर भर दिया पानी, ये लगा दिया स्विच, बस बटन दबाने की देरी है। एक बार बहुत अच्छे से समझ लो एक बार, ठीक। देखो पॉजिटिव, अगर ये बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो गया, पानी इसमें उठा करके हम डाल देंगे, डालने के बाद में स्विच ऑन कर देंगे और ऑन करने के बाद में काम शुरू कर देंगे। ये जो रॉड्स हैं ये हमने ग्रेफाइट के, सर ग्रेफाइट की क्यों रॉड ली हुई है, क्वेश्चन बनता भी है, पूछा भी जाता है, तो एक बार समझ लो ग्रेफाइट हमारा इनर्ट मटेरियल है। इनर्ट मटेरियल का मतलब क्या है कि वो उससे रिएक्शन नहीं करेगा, सर किससे रिएक्शन नहीं करेगा, वो वाटर से रिएक्शन नहीं करेगा। तो रिएक्शन कर भी लिया तो क्या, अरे भैया अगर वाटर से वो रिएक्शन कर लेगा तो कुछ ना कुछ अंदर बना देगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तुम पानी तोड़ने गए थे, फिर पानी नहीं टूटेगा, कुछ और टूट जाएगा, बात समझ में आई, तो वो चीज है। तो इस वजह से हमने ग्रेफाइट रॉड ली। अब हमने क्या किया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को हल्का सा हमने डिप कर दिया। अब इसके अंदर हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया। सर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हम क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि भैया जब प्योर वाटर रहेगा तो प्योर वाटर में करंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होती है, समझो ये भी बात इंपॉर्टेंट है, प्योर वाटर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होती है। तो हमने कुछ थोड़ा बहुत डाइल्यूटेड H2SO4 डाल दिया। अब ये हमारा जो वाटर का मिक्सचर है ये हमारा एसिडिफाइड मिक्सचर है, ये हमारा कैसा मिक्सचर है, एसिडिफाइड मिक्सचर है। तो देखो समझो, अब यहाँ पे जैसे हम बिजली झटके देंगे एकदम झड़ झड़ तरीके से, तो यहाँ क्या शुरू हो जाएगा, आयोनाइजेशन शुरू हो जाएगा। अब कैथोड भागेगा, मतलब सॉरी कैथोड में कह रहा हूँ, कैटायंस जो होंगे वो भागेंगे कैथोड साइड, और जो एनायंस होंगे वो किधर भागेंगे, एनोड साइड भागेंगे। मैं फिर बता रहा हूं मेरे मूर्खों, ध्यान से सुनो मेरी बात को, ये सब कुछ मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, मैं कम से कम ये 6 बार बात बोल चुका हूं, ये सब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है ऑलरेडी। मैं क्यों कह रहा हूं उसको देखने के लिए, क्योंकि मैं इसमें वो सारे क्वेश्चन नहीं करा सकता, फिर यही एक चैप्टर में 7 घंटे बना के अपलोड कर दूंगा, तुम लोग पागल हो जाओगे, देखोगे नहीं फिर, बात समझ रहे हो मेरी बात को। इस वजह से ये अलग अलग है, अच्छा रहेगा कि वो भी देख लेना, मतलब पहले इसको देख लो, इसकी नोट्स बनाने की जरूरत है नहीं, मैं दे दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर के नोट्स निकालो, डाउनलोड करो, जो करना हो करो, तुम्हारा मन। इसके बाद पहला वाला लेक्चर जरूर देख लेना, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं हमेशा बोलता हूं उन क्वेश्चनों को अगर कर लिया तो सीबीएसई उस चैप्टर से बाहर पूछ नहीं पाते, उसकी उतनी दम नहीं है, बात समझ में। चलो देखो बात समझो, तो भैया कहानी शुरू हो जाती है, इस वाले पे हाइड्रोजन बनना शुरू होता है, इस वाले पे ऑक्सीजन बनना शुरू होता है, ठीक है। देखो तो ये हुआ क्या कि H2O टूटा इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। एक जरा छोटी सी बात लो समझा देता हूं, देखो जरा इसमें मामला कुछ इस तरीके से होता है, देखो जैसे जब हम H2O का डीकंपोजिशन करते हैं तो ये हमारा दो चीजों में टूट जाता है, ठीक, एक H प्लस में और एक OH माइनस में, एक H प्लस में और एक OH माइनस में। जो H प्लस है इसको हम बोलते हैं कैटायन, क्या बोलते हैं, कैटायन, और जो OH माइनस है इसको हम बोलते हैं एनायन, इसको हम क्या बोलते हैं, एनायन। अब समझो जैसे ये है, तो ये वाली जो रॉड है ये पॉजिटिव रॉड है, ये कैसी रॉड है, ये पॉजिटिव, और ये कैसी है, नेगेटिव 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 नेगेटिव। तो भैया जो H प्लस होगा, जो H प्लस होगा वो किसकी तरफ भाग के जाएगा, कैथोड की तरफ भाग के जाएगा। कैटायन, कैटायन H प्लस किसकी तरफ भाग के जाएगा, कैटायन मतलब C, कैथोड मतलब C, तो कैटायन कैथोड भाई भाई एक दूसरे के पास जाएंगे। इस वजह से इस कैथोडिक टेस्ट ट्यूब में, यहां जो कैथोडिक टेस्ट ट्यूब लगी है इसमें कौन सी गैस आती है, हाइड्रोजन गैस आती है। तो इसी साल ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कि प्रोडक्ट बताओ कौन सा होगा, तो प्रोडक्ट बता दो, कैथोडिक प्रोडक्ट कौन सा होगा, हाइड्रोजन, और एनोडिक प्रोडक्ट कौन सा होगा, जो एनोड पे आकर के चिपकेगा, ऑक्सीजन गैस। कौन सा होगा, ऑक्सीजन गैस।
बात समझ में आ गई? मैं फिर कह रहा हूं ये चीजें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी हैं, अगर आप उसको जाकर के देख लोगे एक बार तो बात काम बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बात समझ में आ गई, काम समझ में आ गया, डायग्राम बना लिया है, सब कुछ नोट कर लिया, ग्रेट। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये भी एक्टिविटी हो गई। यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, अच्छा हाँ सबसे बड़ी बात तो भूल गई, ये सब बिजली झटके दे करके इसका प्रोसेस का नाम क्या है? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। जो लिसिस या लाइसिस होता है इसका मतलब होता है तोड़ना विद हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी से किसी चीज को तोड़ते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स लाइक सोडियम, एल्यूमिनियम, जब ये हम मेटल नॉन मेटल का चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो वहां पे मेटल नॉन मेटल से सल्फर, ऑक्सीजन, कार्बोनेट, ये इतने आसानी से नहीं निकलता, बिजली के झटके देने पड़ते हैं। इसी वजह से बिजली के झटके देने से कुछ चीजें आसान हो जाती है, दिमाग भी। बात समझ में आया? तो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। अब इतना देखो, अभी शब्द मतलब रिएक्टिविटी सीरीज का अभी इतना काम है नहीं अपने पास में, मतलब जान लो बस। रिएक्टिविटी सीरीज में ये होता है, हमारे पास एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है, इसमें जो ऊपर की मेटल होती है वो नीचे वाली मेटल के सॉल्यूशन से उसको रिप्लेस कर देती है। इतना ही काम है बस, ठीक। एक चीज और काम है कि इसमें जो ऊपर होगा, मतलब इस रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर साइड होगा वो एनोड की तरफ पहले भाग के जाएगा और जो नीचे होगा वो कैथोड की तरफ पहले भाग के जाएगा। ऐसा क्यों होता है नहीं समझना, मत जानो, ये सब 11th है, सॉरी 12th है, 11th में भी नहीं, 12th में जानना है। तो अभी बस इतना जानो, जो इसमें ऊपर रहता है वो एनोड की तरफ भाग के जाता है और जिसमें नीचे रहता है वो कैथोड की तरफ भाग के जाना, बस इतना समझना, ज्यादा दिमाग में लगा, ठीक है। दूसरी बात, सेकेंडरी बात, इसको याद करने के बहुत सारे तरीके हैं। कोई कहता है कटरीना ने कार मांगी एल्टोजन फेरारी, फिर भी उसको क्यों नहीं मिली दुनियादारी। बात समझ में आई? और एक होता है केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे कौन है पीछे। तुम्हें जिस तरीके से याद हो पाए उस तरीके से याद करो। जैसे मुझे सिंपल तरीके से याद है, पोटेशियम सोडियम कैडियम, सॉरी पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक आयरन लेड, इस तरीके से। तो जैसे तुम्हें याद हो पाए उस तरीके से याद करो, कोई फर्क नहीं पड़ना है। निमोनिक तरीके से याद हो, निमोनिक तरीके से याद करो, जैसे याद हो पाए। इसको हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। ऊपर से नीचे आते टाइम हमारी जो मेटल्स है उनकी रिएक्टिविटी घटती है, और इन सब चीजों की चर्चा मेटल नॉन मेटल में बहुत अच्छे से करेंगे, वहीं पे इसका ज्यादा काम। अभी इतना काम नहीं, अभी जो मैंने बात बताई बस उतना काम, इससे ज्यादा इसका काम नहीं। एक बार दिखा दी कि देखो जीवन में रिएक्टिविटी सीरीज भी होती है, बाकी इससे ज्यादा इसका कोई काम नहीं। अब कौन कौन सी डिकम्पोजिशन समझ लिया? थर्मल डिकम्पोजिशन समझ लिया। थर्मल डिकम्पोजिशन में 4 थी, 3 एक्टिविटी और एक एक्स्ट्रा मैंने एड ऑन कराया। इसके बाद में इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन समझ लिया, फोटो डिकम्पोजिशन। फटाफट 2 सेकंड के अंदर फोटो डिकम्पोजिशन समझेंगे स्पीड में, देखो समझो। अरे ये फोटो डिकम्पोजिशन का एक्टिविटी वाला पार्ट तो बाहर भाग गया। तो एक्टिविटी 1.8 है, और ये तुम्हारा जो व्हाइट कलर का नजर आ रहा है ये सिल्वर क्लोराइड रखा हुआ है यहाँ पे, AgCl क्या रखा हुआ है? सिल्वर क्लोराइड। और ये खिड़की खुल गई है, धूप आ रही है बढ़िया, इसके ऊपर धूप गिरने वाली थोड़ी देर बाद में। सिल्वर ब्रोमाइड रख लिया, क्लोराइड नहीं ब्रोमाइड, कुछ भी रखो, सिल्वर क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ भी रख लो। बात समझो। अब धूप आई, धूप एकदम बिल्कुल एकदम ताजा ताजा है, और धूप जैसे इस पे पड़ती है तो देखो ध्यान समझना, अभी ये कैसा कलर का था? व्हाइट कलर का था। जैसे इस पे धूप पड़ेगी ऑटोमेटिक ये ग्रे कलर का हो जाएगा। देखो ये ग्रेस कलर हो गया। ग्रेस कलर होते ही ये सिल्वर में चेंज हो गया। मेरी बात को जरा एक बार ध्यान समझना, एक बार रुक जाओ, रिएक्शन करके देखो ध्यान से, देखो ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से। जैसे मैंने कहा क्या था? AgBr था, ये AgBr टूट गया आपका Ag में और ब्रोमीन में। ये आपका ये है, ये जो आपका ग्रे कलर का तैयार हो गया है मामला, जो सनलाइट ने तोड़ दिया है, ये चीज क्या है? Ag है, सिल्वर है। ये चीज क्या है? सिल्वर। दूसरी चीज भैया, इसके बीच में जो बॉन्ड है, AgBr के बीच में जो बॉन्ड है, उस बॉन्ड को तोड़ना इतना आसान नहीं होता है। और अगर सनलाइट ही तोड़ दे रही है तो इसका मतलब क्या है? ये बॉन्ड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग या वीक? मुझे बताओ। मतलब हम तो थर्मल डिकम्पोजिशन भी करा सकते थे, आग लगा के तोड़ सकते थे, इलेक्ट्रिसिटी दे करके तोड़ सकते थे। अगर सनलाइट ने ही तोड़ दिया, अगर सनलाइट से ही टूट गया, तो क्या बताओगे कि इसके बीच का बॉन्ड कैसा होता है? वीक होता है। क्वेश्चन पूछा गया था 2022 और 23 शायद दोनों ईयर में ये क्वेश्चन आया था, अगर आप ध्यान से देखोगे तो। समझ रहे हो सीबीएसई वाले कहां से निकाल के पूछते हैं। और फिर मैं कह रहा हूं कि जो मैंने एक्टिविटी करा रखी है सारी की सारी, ये सारे क्वेश्चन उसमें है भाई, सारे क्वेश्चन है। इसी वजह से मैं कह रहा हूं वो वीडियो देखना इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे क्वेश्चन उसमें अच्छे से बहुत प्यारे तरीके से मैंने सब करा रखा है, तो झंझट वाली कोई बात नहीं। तो AgBr सनलाइट की प्रेजेंस में Ag में टूटता है, Br में टूटता है। Ag का कलर सिल्वर होता है, सिल्वर बोलो ग्रे बोलो, सब एक ही बात है, बात खत्म, पैसा कम, ठीक। रिएक्शन को हमने कर लिया बैलेंस। सेम तरीके से AgCl सनलाइट की प्रेजेंस में Ag में टूटेगा, क्लोराइड में टूटेगा। इसी तरीके से AgI को भी हम तोड़ सकते हैं। AgI हमारा आयोडीन में टूट जाएगा और उसमें टूट जाएगा। आयोडीन में जो टूटेगा ना आयोडीन,
उसका हल्का सा थोड़ा कह सकते हो डार्किश येलो टाइप का कलर होगा। इसको हम क्या बोलेंगे, डीकंपोजिशन हो गया है विद हेल्प ऑफ फोटोलिसिस, या हाँ फोटोलिसिस लिखा हुआ है, फोटोलिसिस भी लिख करके आ सकता है, फोटो डीकंपोजिशन भी लिख करके आ सकता है, वो जैसे भी लिख करके उससे तुम्हें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये चीज है, देखो जैसे अच्छा कभी कभी पूछता है इसका यूज क्या है, तो इसका यूज जो हमारी फोटोग्राफी होती है उसमें भी इसका यूज किया जाता है, फोटो को डेवलप करने में भी। बोथ दीज रिएक्शन आर यूज्ड इन द ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग। जब हम फोटो को डेवलप कर रहे होते हैं लैब में, तो वहां पर भी इन चीजों का यूज आ रहा होता है। बात समझ में आ गई? चलो फिर देखते हैं थोड़ा सा आगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देखो दो रिएक्शन हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से समझ ली, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, डीकंपोजिशन, डीकंपोजिशन, बस समझ में, कॉम्बिनेशन डीकंपोजिशन। अब समझते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भाई तुम लोग अपने क्लास में बहुत करते होगे, किसी की सीट को हटा करके अपना सीट बना लेना, यही तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। बात समझ में आ रही? कि लाइक कोई आगे बैठता है और तुम्हारा भी मन है कि अब टीचर बढ़िया आ गया है, आगे बैठने में ही ज्यादा भलाई है, तो क्या करोगे, जा करके उसको हटा दोगे, तो वो हट करके बाहर खड़ा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। या फिर टीचर खतरनाक आ गया है, आगे वाले को ही पहले मारेगा, तुम क्या करोगे, खड़ से पीछे ले जाकर के हटा दोगे। तो यही क्या होती है, सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बात समझ आई? क्या होती है सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो कोई ए भी है और कोई सी है, ये सी बड़ा शैतान है, ये सी वाला क्या करेगा, कहेगा हट भाई, ए को हटाएगा साइड में और अपनी जगह बना लेगा, बी सी बना देगा। कैसे, देखो ये सी गया, ए वाले को हटाया, ए बनाया, और सी भी हमारा कंपाउंड अलग बन गया। अरे आया समझ में आई बात? हाँ तो देखो बस यही है, इसी को बोलते हैं सिंपल डिस्प्लेसमेंट। व्हेन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिमूव्स अनदर एलिमेंट हैविंग लेस रिएक्टिविटी फ्रॉम इट्स कंपाउंड, दीज रिएक्शंस आर टर्म्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक बात को ध्यान समझना, मोर रिएक्टिव, मैंने क्या बताया, अगर तुम किसी की सीट खाओगे तो तुम्हारे पास क्या होना चाहिए बस कुछ तो दम होनी चाहिए, इतनी दम, अगर दम नहीं होगी तो जिसकी तुमने सीट खाई है ना, वो इतना मारेगा कि हालत खराब कर देगा तुम्हारी। तो कैसा होना चाहिए, रिएक्टिव होना चाहिए, मोर रिएक्टिव होना चाहिए। बस समझ में आई? चलो तो ये क्या है, सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कुछ एग्जांपल देख ले रहे, कुछ बातों को समझ ले रहे। विद एक्टिविटी, देखो एक्टिविटी 1.9, अब हमारे पास देखो हमने दो अपने टेस्ट ट्यूब्स को फिक्स कर रखा है, और हमारे पास कुछ नेल्स हैं और हमारे पास एक सैंड पेपर है, ठीक, आयरन नेल है। अब देखो ये आयरन नेल है और यहाँ पे हमने कॉपर सल्फेट का बढ़िया सा सोल्यूशन तैयार कर रखा है। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ब्लू कलर का होता है, ब्लू विट्रॉल होता है। अब जैसे ये जो बातें हैं ना, ये सीबीएसई पूछता है और ढंग से पूछता है। मैंने इस वाले लेक्चर में ये चीजें मेंशन नहीं की अच्छे तरीके से, चाहे कलर हो या ये सारी चीजें, इसके लिए मैं एक और सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें ये काम की बात लिख करके सारी चीजें बना दूंगा। और दूसरी चीज, ये सारी चीजें मैं फिर वही वाली बात बोलूंगा जो पहला वाला वीडियो में बना चुका हूं, उसमें इन सभी बातों को मैंने बहुत अच्छी तरीके से समराइज कर रखा है, उसको जरूर देख लेना, काम का वीडियो है वो, ठीक। अब देखो ये जो आयरन नेल्स हैं, इनको ऐसे करके धागा बांधा, सैंड पेपर से बढ़िया रब किया। क्यों रब कर दिया सैंड पेपर से? क्योंकि नेल, नेल का मतलब आयरन, हमको आयरन से रिएक्शन करानी, ना कि आयरन ऑक्साइड से। क्या मतलब है सर? अरे भैया अभी तो समझाया था कि मैग्नीशियम को जलाना है, ना कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को। इसका क्या मतलब है? अगर कोई हमारे पास केमिकल है, अगर उसको थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ दोगे तो ऑक्साइड से रिएक्शन कर लेगा, सल्फाइड से रिएक्शन कर लेगा, कार्बोनेट से रिएक्शन कर लेगा। उसको हटाने के लिए हमको सैंड पेपर से उसको क्या करना पड़ेगा, रब करना पड़ेगा। इसी वजह से ये सैंड पेपर है, इस सैंड पेपर से हम इसको अच्छे से रब करेंगे, और रब करने के बाद इसमें हम क्या करेंगे, डिप कर देंगे। जैसे इसमें हम डिप करेंगे, अब होगा मौत का तांडव। देखो मामला क्या होगा, जो हमारा ब्लू कलर था, कॉपर के आते ही 20 मिनट ऐसे थोड़ी देर करो, समय चलो समय चलो समय चलो, और होते ही ऑटोमेटिक कैसा कलर हो जाता है, ग्रीन कलर का हो जाता है। ये ग्रीन कलर कुछ सुना सुना सा तो लग रहा है, अरे अभी तो बताए थे मूर्खों, आयरन सल्फेट FeSO4, ये वही है, ठीक है। तो ये देखो, अब जो हमारी आयरन नेल इसमें पड़ी थी, इनको ऐसे करके निकाला और यहां रखा, ये देखो ब्राउन कलर की हो गई है। ये हमारी वॉच ग्लास है, इस पे हमने जब आयरन ग्लेस को रखा, देखो कैसी हो गई है, ब्राउन कलर की। मूर्खों कैसी हो गई, ब्राउन कलर की, ठीक है। तो ये जो हमारा सोल्यूशन तैयार हो गया, ये सोल्यूशन किस चीज का है, फेरस सल्फेट का, FeSO4.7H2O, ये किस चीज का है, फेरस सल्फेट। मतलब H2O नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि देखो वो H2O क्रिस्टलाइजेशन में था, उसमें वाटर था, इसमें ऑलरेडी वाटर है, इसी वजह से ये ग्रीन कलर का है। बात समझ में आई? तो हुआ क्या, CuSO4 जो पहले ब्लू कलर का था, जैसे उसमें आयरन नेल गई तो आयरन है ताकतवर। मैंने क्या कहा था, रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन पहले है, कॉपर नीचे है,
कौन से कॉम्बिनेशन से तुमने याद किया है? केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। और कौन है आगे? मतलब सीयू। तो आयरन ऊपर है, सीयू नीचे। आयरन कहेगा चल हट भाई, अपनी जगह हटाओ और मेरे को आने दो। तो ये यहां आएगा FeSO4 बनाएगा और हमारा क्या बन जाएगा? कॉपर कहेगा चलो इसको साइड बैठाओ। बात जरा चमकी नहीं चमकी? एक बार और आराम से धीमे से दोबारा समझ। देखो Fe था ताकतवर, मोर रिएक्टिव। इसने कहा चल हट, कॉपर को हटाया, हटा करके उसको साइड में किया। कॉपर का कलर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन। कॉपर का कलर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन। ये तो आपने दिखाया नहीं। अरे मूर्ख की टोली, ये देखो आयरन नेल्स है, कैसा कलर हो गया? रेडिश ब्राउन। यही रेडिश ब्राउन तो कॉपर है। समझ में आई बात? और हमारा आयरन सल्फेट का सोल्यूशन तैयार हो गया। बात समझ में आई? बात चमक गई? ये देखो केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता, कौन है आगे कौन है पीछे? तो आयरन है ऊपर और कॉपर है नीचे। और मैंने क्या कहा था? जो ऊपर होगा वो नीचे वाले को उसके सोल्यूशन से उसको डिस्प्लेस कर देगा। वही हो गया। दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विच इज नोन एज सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें एक व्यक्ति जो ताकतवर है वो किसी दूसरे के सोल्यूशन में जाकर के उसको हटा देता है। बात समझ में आ गई? तो ये हमारा सिंपल डिस्प्लेसमेंट किया, ये हमारा आयरन कॉपर की स्टोरी हो गई, ये कहानी खत्म हो गई। तो हम इसको इस तरीके से बता सकते हैं। अभी हमने आयरन का समझा, अभी हम जिंक का भी समझ सकते हैं कि जब जिंक ग्रेन्युल्स को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डालते हैं तो जिंक सल्फेट का सोल्यूशन बनता है और कॉपर अलग हो जाता है। और जिंक तो आयरन से भी ऊपर है तो वो और ज्यादा ताकतवर है, वो उसको बड़े आसानी से हटा देगा। तो ये वाली भी रिएक्शन कैसी है? सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और जब हम जिंक को कॉपर में डालते हैं तो जो कॉपर का ब्लू विट्रॉल कलर होता है वो डिसअपीयर हो जाता है, वो कलर वहां से गायब हो जाता है। यही हमारा ऑब्जर्वेशन होता है। सेम जब हम लेड को कॉपर क्लोराइड में डालते हैं तो वो लेड क्लोराइड बना लेता है और कॉपर को क्या करता है? अलग कर देता है। तो ये जो दोनों एग्जांपल हैं, ये दोनों एग्जांपल भी किसके हैं? सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। एंड लेड डिस्प्लेसेस द कॉपर। देखो लेड हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, ये सब के सब कॉपर से क्या है? ऊपर है। जो ऊपर होगा उसी के पास ताकत होगी और वही हटा पाएगा। बात समझ में आ गया? अच्छा डिस्प्लेसमेंट तो समझ में आ गया। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है? अब डबल डिस्प्लेसमेंट में मामला क्या होता है ना, इसमें डिस्प्लेसमेंट में कोई एक ताकतवर व्यक्ति था, डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों के पास ताकत और दोनों दोस्त हैं। वो कहते हैं देख भाई, जब ये वाली क्लास होगी तो तुम आगे बढ़ जाना, मैं पीछे बढ़ जाऊंगा, और जब वो वाली क्लास होगी तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, तुम पीछे बढ़ जाना। शिफ्टिंग। ठीक है, अभी तक क्या हो रहा था? एक व्यक्ति इसको कहता तू हट साइड में, मैं यहां का आ जाऊं। अब क्या हो रहा है? ये आपस में शिफ्टिंग हो रही है। तो जब शिफ्टिंग होती है तो क्या बनता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होती है? शिफ्टिंग। तो जब शिफ्टिंग होती है तो कौन सी रिएक्शन होती है? डबल डिस्प्लेसमेंट। अब देखो ये A प्लस बी माइनस सी प्लस डी माइनस, तो ये आपस में अपनी पोजीशन को क्या करेंगे? चेंज कर लेंगे। तो A प्लस वाला D माइनस का साथ रिएक्शन करके AD बनाएगा और B माइनस वाला C के साथ रिएक्शन करके C भी बनाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से फॉर्मेट हो जाता है, ये रिएक्शन है। दिस रिएक्शन व्हेन अ प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड बाय एक्सचेंजिंग ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर द एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और अच्छी बात क्या है कि मैक्सिमम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनता है। इसी वजह से डबल डिस्प्लेसमेंट वाली रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेसिपिटेट? टेस्ट ट्यूब में जो नीचे बैठ गया है उसी को क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट। उसी को क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ये देखो, ये देखो, ये जो लेड आयोडाइड सॉरी पोटेशियम आयोडाइड वाला जो बनाया था, ये देखो नीचे बैठता जा रहा है। तो जो ये नीचे बैठ रहा है ना, इसी को क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट। इसी वजह से हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट बोल देते हैं। मेरी बात को सुनो, मुझे बताओ प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल होगा या सॉल्युबल होगा? तो पहली बात, दोनों होते हैं। अपने केस में मैक्सिमम इनसॉल्युबल है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनसॉल्युबल? कि उस रिएक्शन में वो घुलेगा नहीं, वो नीचे बैठ जाएगा, और जो नीचे बैठ जाएगा वो इनसॉल्युबल होगा। वो कैसा होगा? इनसॉल्युबल होगा। एनी रिएक्शन दैट produces a precipitate that can be called a precipitation reaction। इस वजह से मैं कह सकता हूं कि जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है। एक्टिविटी 1.10, देखो रिएक्शन बिटवीन बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। ठीक, तो इसमें हम बेरियम सल्फेट बनाते हो। बेरियम सल्फेट को हम पी भी सकते हैं, पीना नहीं, यहां जो लैब पे बनाओगे उसको मत पीना। काफी सारे प्रोसीजर्स होते हैं मेडिकल की दुनिया में, वहां पे हम बेरियम सल्फेट किसी पेशेंट को पिलाते हैं। जैसे कोई बच्चा है, बच्चे के अगर ईसोफेगस में कोई कॉइन फंस गया है या कोई फॉरेन बॉडी उसके ईसोफेगस में फंस गई है, तो उसको बेरियम सल्फेट पिला करके उसके एक्सरेज का फोटो ले करके हम उसको चेक करते हैं कि उसमें कहां पे वो फंसा हुआ, फिर उसको हम डायग्नोस करते हैं, वगैरह वगैरह ट्रीटमेंट करते हैं। तो देखो भाई, हमने 2 टेस्ट ट्यूब ले ली, ठीक है। अब इस टेस्ट ट्यूब में हमने सोडियम सल्फेट रखा हुआ है
और देखो हमने क्या क्या लिया था, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, इसमें बेरियम क्लोराइड, इसमें सोडियम सल्फेट है। और इस टेस्ट ट्यूब को हम बहुत अच्छे से इसमें क्या करेंगे, मिक्स करना शुरू कर देंगे। ठीक, मिक्स करना शुरू कर दिया, इस बेरियम क्लोराइड वाले में शुरू कर दिया मिक्सिंग। अब ये बेरियम सल्फेट बनने लगता है जो कि व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। तो भैया सोडियम सल्फेट Na+SO4- सोडियम सल्फेट BaCl2 Ba+Cl- Ba+Cl-, शिफ्टिंग होगी, क्या होगी, शिफ्टिंग होगी। और ये Ba इसके साथ जाकर के BaSO4 बनाएगा और ये Na इसके साथ Gl जाकर के 2NaCl बनाएगा, विच इज सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड नमक होता है, वो क्या करेगा, नीचे बैठ जाएगा। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, सॉल्ट होता है, वो सॉल्ट क्या करेगा, नीचे बैठ जाएगा जाकर के। बात समझ में आई, बात समझ में आई। तो ये चीज है, तो ये हमारी एक टाइप से क्या हो गई, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये हमारी क्या हो गई, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें भी काफी क्वेश्चन बनते हैं, काफी सारे क्वेश्चन बोलते हैं। अब फिर आप कहोगे सर वही बात आप बार बार बोल रहे हो, मैं क्या करूं, समझो उस बात को। मैं इसी वजह से कह रहा हूं वो वाला लेक्चर इंपॉर्टेंट है, उसमें सारी एक्टिविटी के सारे क्वेश्चन करा रखे हैं, इसी वजह से वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात देखो, जैसे बेरियम सल्फाइड है, बेरियम सल्फेट अलग होता है और बेरियम सल्फाइड अलग होता है। तो जब हम बेरियम सल्फाइड की रिएक्शन जिंक सल्फेट से कराते हैं तो ये भी आपस में क्या करते हैं, शिफ्टिंग कर लेते हैं। तो ये बनाता है जिंक सल्फाइड और बेरियम सल्फेट। हमने अभी भी देखा, जो बेरियम सल्फेट बना था वो व्हाइट कलर की प्रेसिपिटेट था, और अभी इस वाली रिएक्शन में भी बेरियम सल्फेट बनेगा जो कि किस कलर का प्रेसिपिटेट होगा, व्हाइट कलर का ही प्रेसिपिटेट होगा। अभी मैंने बताया था जब कोई गैस निकलती है तो ऐसे ऊपर एरो, और कोई अगर चीज नीचे बढ़ जाती है तो नीचे वाला एरो, तो उसमें हम क्या करते हैं, नीचे वाला एरो बना देते हैं, और ये जिंक सल्फाइड हमारा बन करके क्या हो गया, तैयार हो गया। आप चाहो तो कॉपर क्लोराइड की रिएक्शन देख लो। कॉपर क्लोराइड की रिएक्शन अगर हम पोटेशियम आयोडाइड से कराते हैं तो क्या बनता है, पोटेशियम क्लोराइड बन जाएगा और कॉपर आयोडाइड बन जाएगा। कॉपर आयोडाइड का ब्राउन कलर होता है, कॉपर आयोडाइड का क्या होता है, ब्राउन कलर होता है। इस चैप्टर में छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्टिविटी वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर कहता हूं इस चैप्टर में भले चाहे कुछ ना पढ़ो, अगर आप एक्टिविटी ही अच्छे से पढ़ के चले गए हो तो नंबर बहुत अच्छे आ जाएंगे। मैं ये हमेशा कहता हूं, ये होता था, ये होगा। बात समझ में आ रही है, चलो तो ये बात समझ में आ गई। इसमें कॉपर आयोडाइड की कैसी पीपीटी मिलती है, ब्राउन पीपीटी, और इसमें बेरियम सल्फेट की कैसी पीपीटी मिलती है, व्हाइट पीपीटी। और ये पोटेशियम क्लोराइड हमारा बाई प्रोडक्ट की तरह अलग हो जाता है। बात समझ में आई, बात समझ में आई। और ये हम रिएक्शन को क्या कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे। तो ये लिखा हुआ कि भाई प्रेसिपिटेट को हम कैसे सिंबलाइज करते हैं, डाउन एरो बना करके। प्रेसिपिटेट को हम कैसे सिंबलाइज करते हैं, ये डाउन एरो बना करके, ठीक है। डाउन एरो मतलब जो प्रेसिपिटेट जो कि इनसॉल्युबल है वो हमारे सोल्यूशन में क्या हो गया है, नीचे आकर के बैठ गया है। तो मामला हो गया खत्म। चार टाइप की रिएक्शन थी, कौन कौन सी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और कौन सी थी, डीकंपोजिशन रिएक्शन। ये चार रिएक्शन, इसके अंदर हमने एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक को भी समझा। अब कुछ एक दो टाइप की और रिएक्शन है, विच इज द नेम ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेडॉक्स। तो समझो भाई, देखो कौन सी रिएक्शन, ये रेडॉक्स रिएक्शन। तो जो आरईडी है, ये आरईडी, इस आरईडी से बनता है रिडक्शन, ये आरईडी से बनता है रिडक्शन, और ओएक्स से बनता है ऑक्सीडेशन, ठीक है। ओएक्स से बनता है ऑक्सीडेशन और आरईडी से बनता है रिडक्शन। तो ये बात है। तो रेडॉक्स को ही हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन है जिसमें रिडक्शन भी हो रहा हो और ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो। एक बार बहुत छोटी छोटी बात कर लेते हैं, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है। देखो ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का एडिशन होगा और रिडक्शन में हाइड्रोजन का एडिशन होगा। तो एक बार जरा मैं एक छोटा सा चार्ट प्रिपेयर करके ये बात को फटाक से समझा देता हूं, ये अपनी काम की बात भी। देखो समझो 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 समझो, देखो जैसे मैंने यहां लिखा रिडक्शन और यहां लिख लिया ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसमें रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड होगा और यहां पे ऑक्सीजन का एडिशन होगा, ठीक। यहां पे ऑक्सीजन निकल जाएगी, यहां पे हाइड्रोजन निकल जाएगा, ठीक। इतनी ही बात अभी हमारे लिए बहुत काम की है। ऑक्सीडेशन में गेन इन इलेक्ट्रॉन होगा या फिर लॉस इन इलेक्ट्रॉन, सॉरी, और यहां पे इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, ठीक। जैसे एक रिएक्शन को देखते हैं, लाइक जिंक है, अगर जिंक H2SO4 से रिएक्शन करता है तो क्या बनाएगा, ZnSO4 बना लेगा और हाइड्रोजन निकल जाएगा। अब देखो बात समझो, जैसे इस जिंक के पास ना ऑक्सीजन है ना हाइड्रोजन है,
अब ये जब जिंक हमारा जा रहा है जिंक सल्फेट में, तो इसमें ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। तो जब जिंक का ऑक्सीजन में एडिशन हो रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये मतलब इसका क्या हो गया, जिंक का यहां पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। और H2SO4 जहां पे ऑक्सीजन भी था हाइड्रोजन भी था, बट यहां से अगर आप हाइड्रोजन देखो अलग हो गया है तो हम क्या बोलेंगे भाई, इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो इस तरीके से हम समझते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ और किसका रिडक्शन हुआ। अच्छा, एक छोटी सी बात और, उसको भी जरा अभी मतलब थोड़ी देर में समझते हैं। पहले समझते हैं एक्टिविटी 1.11 विच इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या, वही पुरानी सारी बातें कि ये बंसन बर्नर है, ये ट्राइपॉड स्टैंड है, ये वायर गॉज है, और ये हमारी चाइना डिश है जिसपे हम चीजों को हीट करते हैं, और ये हमारा कॉपर पाउडर है जो कि कैसा होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। अब जब हम इसको हीट देना शुरू करते हैं तो ये तुरंत ही जो हमारा कॉपर पाउडर है वो तुरंत किसमें चेंज होने लगता है, ब्लैकिश कलर में चेंज होने लगता है, ब्लैक कलर में। तो कॉपर का जब हम कंबशन कराएंगे, इट मींस हम कॉपर की जब रिएक्शन ऑक्सीजन से कराएंगे तो क्या बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा, या फिर इसको हम क्यूप्रिक ऑक्साइड भी कहते हैं, तो कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। ये एक टाइप की ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है, ये एक टाइप की कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है। ठीक, बात समझ में आ गई। देखो दो लोग जोड़ करके एक बना रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ऑक्सीजन का इसमें एडिशन हो रहा है, तो ये कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। बात समझ में आ गई। इसको हमने क्या किया, बैलेंस कर लिया। तो कॉपर इज गेनिंग ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड, दिस रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये बात भी हो गई। जैसे भाई इथाइल अल्कोहल है, तो ये हमारे जो फोर्थ चैप्टर है वहां की एक्टिविटी का क्वेश्चन है। जब हम कार्बन कंपाउंड पढ़ेंगे वहां पे एक्टिविटी भी है, वहां हम समझेंगे भी। क्या समझेंगे, जब सोडियम हमारा इथाइल अल्कोहल से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, इथॉक्साइड बनाता है, सोडियम इथॉक्साइड बनाता है, और हाइड्रोजन गैस को क्या करता है, रिलीज करता है। जब सोडियम एथेनॉल से रिएक्शन करता है, सोडियम इथॉक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस को क्या करता है, रिलीज करता है। बाकी हम अपनी रिएक्शन को क्या करेंगे, बैलेंस कर लेंगे, रिएक्शन में बैलेंस कर ली। अब जो इथाइल अल्कोहल है, जो एथेनॉल है, उसने हाइड्रोजन को क्या कर दिया, लॉस कर दिया। ये सोडियम गया और यहां से हाइड्रोजन को निकाल दिया, तो इसका ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। अच्छा, अब मेरी बात को समझो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये दोनों प्रोसेस लगभग केमिकल रिएक्शन में एक साथ चलते हैं, बट हम उनको दिखाते अलग अलग है। एक ही रिएक्शन में हमको दोनों को अलग अलग शो करता है, जैसे भी हमने दिखाया भी था, समझाया भी था। तो ये एक टाइप से हमारी क्या हो गई, रिडक्शन रिएक्शन हो गई। तो देखो, हेंस ऑक्सीडेशन इज द गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि किसी ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या हो सकता है, ऑक्सीजन आ भी सकता है और हाइड्रोजन जा भी सकता है। हमें इसी तरीके से समझना होता है अपने केस को। बात समझ में आई। रिडक्शन रिएक्शन, कुछ चीजों का हम रिडक्शन देखेंगे। रिडक्शन का मतलब क्या, हाइड्रोजन को जोड़ना। रिडक्शन मतलब क्या, हाइड्रोजन को जोड़ना। देखो कार्बन, जब कार्बन हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, मीथेन गैस। ये वही मीथेन गैस है जो गाय और भैंसों के गोबर में पाई जाती है, ये वही मीथेन गैस है जो जब चावल की खेती करते हैं और पानी लंबे समय तक पड़ा रहता है और फिर उसके अंदर जाओ और जो विभिन्न विभिन्न प्रकार की खुशबुओं का जो आनंद प्राप्त होता है, ये वही मीथेन गैस है। तो क्या होगा भाई, जब कार्बन हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा क्या बनाएगा, मीथेन बनाएगा, और हाइड्रोजन को क्या करेगा, गेन कर लेगा। तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे। सेम ओजोन वाली रिएक्शन को भी हम देख लेते हैं। जब ये ओजोन डीकंपोज होता है तो O2 और नेशेंट ऑक्सीजन निकालता है। मतलब क्या है, जब हम ओजोन का डीकंपोजिशन करते हैं, मतलब जब हम ओजोन को तोड़ते हैं लेबोरेटरी में, तो ये ओजोन टूट करके ऑक्सीजन और नेसेंट ऑक्सीजन में बदलता है। ये नेसेंट ऑक्सीजन हमारी बॉडी के लिए खतरनाक होती है। अच्छा, ओजोन का ऑक्सीजन में निकलना ये भी तो रिडक्शन है। रिडक्शन क्या होता है, या तो हाइड्रोजन जुड़ जाए और या फिर ऑक्सीजन निकल जाए, और ऑक्सीडेशन क्या होता है, या फिर ऑक्सीजन जुड़ जाए हाइड्रोजन निकल जाए। चमका चमका चमका, बात समझ में आई, बात समझ में आई, बात समझ में आई, बात समझ में आई। चलो आगे देखो, रिडक्शन इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक, ये बात भी हो गई। तो अब बात आती है रेडॉक्स रिएक्शन की, मतलब रिडक्शन रिएक्शन। और रेडॉक्स रिएक्शन में क्या, रिडक्शन भी होगा और ऑक्सीडेशन भी होगा। तो रेडॉक्स रिएक्शन में दोनों बातें होती हैं। When oxidation and reduction takes place simultaneously in given chemical reaction, it is known as redox reaction. जब किसी केमिकल रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ हो रहा होता है तो हम क्या कहते हैं कि वो रिएक्शन कौन सी है, रिडॉक्स रिएक्शन। वो रिएक्शन कौन सी है, रिडॉक्स रिएक्शन। देखो ये एग्जांपल काफी बार पूछा गया है, MnCl2 वाला MnO2 वाला भी क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। इन दोनों क्वेश्चनों को कर लेंगे, समझ लेंगे, जान लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। बात समझ में आई। क्यूप्रिक ऑक्साइड है, ठीक है, जब ये हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है तो कॉपर अलग बनाता है, H2 अलग बनाता है। ध्यान समझो, इस कॉपर ने ऑक्सीजन को हटा दिया,
कॉपर अलग हो गया। अब भैया जब ऑक्सीजन दूर चला गया तो ऑक्सीजन का हटना क्या होता है, रिडक्शन। तो ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन, तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन। कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। H2 था, H2 ने ऑक्सीजन को रिसीव कर लिया, H2 ने हाइड्रोजन को ले लिया, तो क्या हो गया, हाइड्रोजन का एडिशन, सॉरी ऑक्सीजन का एडिशन, और ऑक्सीजन का एडिशन मतलब ऑक्सीडेशन। तो ये एक सिंगल रिएक्शन है जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी एक साथ हो रहा है, रिडक्शन भी एक साथ हो रहा है, और ऐसी ही रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो ये बात समझ में आ गई, ये सब बकवासी बातें लिखी है जो मैं बोल चुका हूं, ये वो, ठीक है। चलो अब तो देखो जैसे, हाँ अब ये काम की बात, बहुत ध्यान समझने वाली बात है। कॉपर ऑक्साइड गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन। देखो बहुत आराम से ध्यान से, जिसका ऑक्सीडेशन होता है, इसका ऑक्सीडेशन तो नहीं हुआ, इसका रिडक्शन हुआ, तो कॉपर ऑक्साइड गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन। तो इसने ऑक्सीजन दे दिया अपने से। इसको मैं ऐसे करके समझा दूं पर, देखो जैसे 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 यही था, कॉपर ऑक्साइड था, ठीक है। तो कॉपर ऑक्साइड ने अपने से क्या किया, कॉपर को, ऑक्सीजन को हटा दिया, तो बेसिकली इसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। और H2 ने क्या किया, ऑक्सीजन को ले लिया, तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। देखो थोड़ा आराम से ये बात समझेंगे बिना किसी जल्दबाजी के, थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन लगता है, इस वजह से मैं आराम से समझा देता हूं। देखो पहले हमने लिखा ऑक्सीडेशन और यहां हमने लिखा रिडक्शन। बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, जिस रिएक्शन में जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जिसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन, जैसे हाइड्रोजन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, जिसका जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होता है उसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। उसको हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। उसको हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। और जिसका रिडक्शन हो रहा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अरे सर ये तो बड़ा आसान था, आसान नहीं है ये, समझो बात को। पहले तो ये रटो कि जिसका मतलब किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन में जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो है रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन हो रहा होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्वेश्चन घुमा पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है उसका काम क्या है, तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम तो रिड्यूस करना ही है। तो रिड्यूसिंग एजेंट अपने पड़ोसी को रिड्यूस करेगा और खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। बहुत ध्यान से, कौन है रिड्यूसिंग एजेंट, कहां गया, रिडक्शन किसका हुआ था, हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन हमारा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो रिड्यूसिंग एजेंट जो होगा खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा लेकिन दूसरे को ले डूबेगा, दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। रिड्यूस करने का मतलब दूसरे को क्या करेगा, रिडक्शन करा देगा प्रोसेस, तो इसने रिडक्शन करा दिया। एक बार इतनी बात को जरा मैं आराम से हौले हौले अच्छे से समझा देता हूं। देखो मेरी बात को समझो चिरकुटों, जैसे रिड्यूसिंग एजेंट है तो देखो इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, तो हमने लिख लिया ऑक्सीडेशन। इसका क्या हुआ, रिडक्शन, हमने लिख लिया रिडक्शन। ठीक, इसका हुआ ऑक्सीडेशन, इसका हुआ रिडक्शन। जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो बन जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। वो क्या बन जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या होगा भाई, इसका काम क्या होगा, इसका काम होगा पड़ोसी को रिड्यूस करना, अपने पड़ोसी को क्या करना, रिड्यूस करना, और खुद क्या हो जाना, ऑक्सीडाइज हो जाना। खुद क्या हो जाना, ऑक्सीडाइज हो जाना। तो देखो ध्यान समझो, हाइड्रोजन जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो दरअसल में रिड्यूसिंग एजेंट है, और रिड्यूसिंग एजेंट का काम होता है अपने पड़ोसी को रिड्यूस करना, यानी कि अपने पड़ोसी का क्या करा देना, रिडक्शन करा देना। तो देखो कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा था, चमका, बात समझ में आई, बात समझ में आई कि नहीं आई, बात समझ में आ गई। बड़े आराम से एक बार जरा से इसको फिर से पीछे करके हल्का से देखोगे तो समझ में आ जाएगी। ठीक है, जैसे जिसका रिडक्शन होगा, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो खुद तो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, अपने पड़ोसी को रिड्यूस कर देगा, इसी वजह से उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। लेकिन जिसका रिडक्शन होगा उसका काम क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, वो खुद तो रिड्यूस होकर के दूसरे को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, इसी वजह से ऑक्सीडाइज्ड हो गया। बात समझ में आ गई। थोड़ी सी ये टिपिकल चीज होती है, इतनी जल्दी भेजे में नहीं जाती, तो भेजे में जाने के लिए
तुमको धैर्य पूर्वक इसको बड़े आराम से दोबारा देखना पड़ेगा, तब समझ में आ जाएगी बात। तो ये जो मैंने अभी बकवास की, ये बकवास वही बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे मेंशन है कि किसको क्या बोलेंगे और किसको क्या बोलेंगे। सेम चीज देखो, बेरियम सल्फेट, जब बेरियम सल्फेट की रिएक्शन कार्बन से होती है तो ये बेरियम सल्फाइड बनाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। इसमें भी देखो, ये बेरियम सल्फेट का ऑक्सीजन निकल गया तो ये हो गया रिडक्शन, इसके पास ऑक्सीजन आ गया तो इसका हो गया ऑक्सीडेशन। तो मेरे हिसाब से तुमको ये बात समझ में आ गई होगी कि किस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे, किस रिएक्शन को रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे। इसके 2 कौड़ी के क्वेश्चन सिलेबस में बनते हैं, पेपर में पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस में ऑलरेडी करा चुका हूं, वहां जाकर के देखो, समझो, जानो, ठीक। अब यही सेम चीज, जिंक ऑक्साइड कार्बन से रिएक्शन करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड जिंक बना लेगा, तो जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल गया, जिसका ऑक्सीजन निकल गया उसका हो गया रिडक्शन, जिसके पास ऑक्सीजन आ गया उसका हो गया ऑक्सीडेशन। तो अब इसमें जैसे पता करना है भाई, इसका ऑक्सीजन निकल गया है, इसका हो गया रिडक्शन, तो ये क्या बना लेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका हुआ है ऑक्सीडेशन वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ये बात समझ में आ गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, MnO2 प्लस HCl, MnCl2 प्लस H2Cl2, इसकी बैलेंसिंग भी पूछता है, 4-2 करके बैलेंस होता है, बैलेंसिंग भी पूछता है, रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी मेंशन है, और ये भी पूछता है कि कौन रिड्यूसिंग एजेंट है इसमें से। देखो भाई, MnO2 ऑक्सीजन हट गया, ऑक्सीजन हट गया तो क्या हो गया, रिडक्शन, और रिडक्शन हुआ तो वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो MnO2 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, और जिसका हो गया ऑक्सीडेशन वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये है रिड्यूसिंग एजेंट, ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बात खत्म। तो ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये है रिड्यूसिंग एजेंट, जो मैंने भी बात एक्सप्लेन की। तो मेरे हिसाब से चमगादड़ों, तुम्हें बात समझ में आने लग गई होगी कि कैसे पहचानेंगे किसका होगा ऑक्सीडेशन, किसका ऑक्सीडेशन। 2 चीजें बची हैं अपने सिलेबस की, फटाफट 2 मिनट में खत्म करते हैं। करोजन, बड़ा सिंपल मतलब, देखो करोजन पे हम बहुत लंबी चर्चा करेंगे, पतीना समझेंगे, टार्निशिंग समझेंगे, गैल्वेनाइजेशन समझेंगे, बहुत कुछ समझेंगे, लेकिन ये सब समझेंगे थर्ड वाले चैप्टर में। अभी बस सिंपल समझना है व्हाट इज करोजन। करोजन कुछ होता नहीं है, सुंदर सुंदर आयरन नेल को नमी वाले मौसम में रख दोगे तो वो भूरी कलर की हो जाएंगी, उसमें ऑक्सीजन की लेयर चढ़ जाएगी, और अच्छी नेल्स का खराब हो जाना ही करोजन है। इसको बोलते हैं जंग लगना, ठीक है। जब हमारे किसी सबस्टेंस में जंग लग जाती है, करोड़ हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, करोजन बोलते हैं। क्या ये बहुत जल्दी हो जाता है, नहीं, बहुत जल्दी नहीं होता, बहुत स्लो प्रोसेस है। तो द स्लो प्रोसेस ऑफ डिके डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ एयर मॉइस्चर एसिड्स ऑन इट इज नोन एज करोजन। इसकी डेफिनेशन पूछता है थर्ड वाले चैप्टर में, इसको मतलब थर्ड वाले चैप्टर में इतना बड़ा हो जाएगा, जो अभी इतना छोटा उतना बड़ा हो जाएगा, थर्ड वाले चैप्टर में करेंगे इसको। ड्यू टू इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर अ लेयर ऑफ रेडिश ब्राउन कलर इज डिपॉजिटेड ओवर अ सरफेस, अलग अलग कलर की हो जाती है, ठीक है। तो जैसे इसमें कैसे कलर हो गए, रेडिश ब्राउन कलर हो गए। जैसे कॉपर को अगर रख दोगे ना तो कॉपर ग्रीन कलर का हो जाता है, ये पतीना है, और इसको हम लोग पढ़ेंगे थर्ड वाले चैप्टर में, और ये मतलब बढ़िया नजर आता है। जैसे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो पहले ब्राउन कलर की थी वो ग्रीन कलर की हो गई, तो ब्राउन कलर की इतनी अच्छी नहीं नजर आती थी, ग्रीन कलर की बहुत अच्छी नजर आ रही। तो लोगों को लगा कह रहे करोजन के फायदा भी है, जैसे नुकसान है तो फायदा भी है। देखो भाई, जैसे ये कॉपर है, कॉपर ऑब्जेक्ट्स गेट करोटेड विद अ ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड कॉपर कार्बोनेट। तो जब इसका करोजन होता है मॉइस्चर के साथ में तो ये कुछ ऐसा हो जाता है ग्रीन कलर का। अब जैसे इसमें तो ये इमेज बहुत गंदी नजर आ रही है, लेकिन जब इसको बड़े स्केल पे देखोगे, बड़े स्केल पे क्या, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देख लो, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी ग्रीन कलर की अच्छी भी लगती है। कुछ यूरोप में ऐसी कंट्रीज भी हैं जो कॉपर के टीन वगैरह डलवाती हैं, तो जब ग्रीन कलर का हो जाता है तो बहुत अच्छा लगता है, तो वो भी चीज है। बात समझ में आ रही, चलो तो ये चीज है। अब जैसे सिल्वर है, तो सिल्वर में भी टार्निशिंग होती है, H2S से रिएक्शन करता है और हमारा इस तरीके से करोड हो जाता है। जो सिल्वर है वो भी सिल्वर सल्फाइड बना लेता है, वो खराब हो जाता है। तो सिल्वर ऑब्जेक्ट्स बिकम ब्लैकेंड एंड द लूज देयर शाइनिंग विद द पासेज ऑफ टाइम। थोड़े समय बाद इसमें भी क्या हो जाता है, करोजन होने लग जाता है, वो भी एटमॉस्फेयर की H2S गैस के साथ में। H2S गैस का प्रैक्टिकल आपके वाले में नहीं है, ठीक है, किप सपाटा से गिराया जाता है ये, और इसकी स्मेल रोटेन की स्मेल आती, बड़ी सड़े सी अंडे जैसी खराब सी स्मेल। खैर ये बात समझ में आ गई। देखो हर रिएक्शन में जरूरी नहीं है कि वो ऑक्सीजन से ही रिएक्शन करेगा, हर करोजन में जरूरी नहीं है कि वो करोजन ऑक्सीजन से ही होगा, ऑक्सीजन से भी हो सकता है, सल्फाइड से भी हो सकता है, कार्बोनेट से भी हो सकता है, किसी चीज से भी हो सकता है। बात समझ में आ रही, जैसे इसमें सल्फाइड से हो गया है, तो वो चीज है। रैंसिडिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैंसिड? रैंसिड का मतलब होता है सड़ना या सड़ जाना, उसको हम बोलते हैं रैंसिड। रैंसिडिटी हमको काम इस चीज पे करना है कि जो चीजें सड़ रही है उनको बचाओ, प्रिजर्वेटिव की तरह काम करो। कैसे? जैसे भाई बात समझो, जैसे चिप्स की पैकेट है, तो जो चिप्स होते हैं जैसे अंकल चिप्स हो गए, लेज हो गए, अनियन फ्लेवर वाले, तो उनमें क्या करते हो, जैसे उनको फाड़ते हो और फिर खाते हो, जो टेस्ट आता है वाह वाह। लेकिन अगर वो थोड़ी सी गैस लीक कर दो, मतलब हल्का सा फाड़ के रख दो, फिर उसको सुबह खा के देखना, पूरा स्वाद खराब हो जाएगा। बस समझ रहे हो, जो लेस का जो मजा पहले आ रहा था वो लेस का मजा अब नहीं आएगा, पूरे स्वाद की ऐसी तैसी हो जाएगी।
तो रेंसिडिटी का काम यही होता है कि जो हमारे चिप्स की पैकेट है जिनको हमें लंबे समय तक प्रिजर्वेटिव करना है, उनमें हम कुछ प्रिजर्वेटिव मिलाते हैं जिसकी वजह से वो रेंसिड नहीं होता है, वो खराब नहीं होता है। When oil and fats are oxidized or even allowed to stand for a long time, they become rancid, मतलब सड़ जाएंगे। rancid मतलब सड़ जाना। Like food smells fall and its taste change, अगर खाने को ही थोड़े समय के लिए रख दोगे बाहर गर्मियों वाले मौसम में, फिर उसके बाद वो सब्जी खा के देखना, मजा ना आ जाए तो बात बराबर। बात समझ रहे हो? एकदम सड़ी हुई सब्जी जब खाओगे ना, दिमाग पेट दोनों ठिकाने आ जाएंगे। खैर जैसे अचार वगैरह है, ठीक, उनको हम मतलब टाइट कंटेनर रखते हैं। ये चिप्स के पैकेट वाला एग्जांपल देख रहे हो, जब मैंने बताया लेस वाला एग्जांपल, तो वो चीज है। इनका प्रिवेंशन, रेंसिडिटी से प्रिवेंशन ही करना हमारा काम है। तो प्रिवेंशन कैसे करेंगे? कुछ चीजों को मिला करके। जैसे फूड इज प्लेस्ड इन एयर टाइट कंटेनर, अगर हमने किसी फूड को एयर टाइट कंटेनर में टाइट करके रखा हुआ है तो वो एयर से क्या नहीं करेगा? रिएक्शन नहीं करेगा। रिएक्शन नहीं करेगा तो वो खराब नहीं होगा। जैसे चिप्स आर स्टोर्ड इन नाइट्रोजन एज नाइट्रोजन इज लीस्ट रिएक्टिव, नाइट्रोजन लीस्ट रिएक्टिव गैस होती है, इसी वजह से चिप्स के पैकेट में भी होती है। अगर आप कभी फ्लाइट से यात्रा करोगे तो आप देखोगे जैसे जैसे फ्लाइट ऊपर जाएगी तो वो जो पैकेट होती है वो फूल जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस क्या करती है? एकदम रिलीज होने की कोशिश करती है, तो पैकेट की ऐसा लगेगा कभी फट जाएगा, एकदम ब्लास्ट हो जाएगा, वो वाला मामला है। तो भाई यही नाइट्रोजन गैस है जो चिप्स की खूबसूरती को बरकरार रखता है, और जरा उसमें छेद हो जाए तो फिर तुम दुकान वाले को कहते हो ये क्या खिला दिया, ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया। बात समझ में आई? तो antioxidants are used to prevention oxidation of food containing fats and oils. Food are also stored in refrigerator as low temperature reduces the rate of reaction. ये भी सारी चीजें हैं। मतलब अगर हम किसी खाने को अपने फ्रिज में रख देंगे तो उसमें बैक्टीरिया इतनी जल्दी लगेगा नहीं, क्योंकि टेम्परेचर को क्या रखेगा? कम। टेम्परेचर रखेगा कम, फंगस बनेगा नहीं। इन्हीं सारी बातों को हम कहते हैं कि रेंसिडिटी से ऐसे ऐसे करके बचाया जा सकता है। तो बात हो गई खत्म, कहानी हो गई खत्म, ये चैप्टर हो गया खत्म। अब फिर वही वाली चीज है कि ये सारे मैंने पूरा एक तरफ से चैप्टर कंप्लीट करा दिया, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब आपको करना कुछ नहीं है। पहली चीज कि जो पहला वाला वीडियो है, जो एक्टिविटी वाला वीडियो है, उसको अच्छे से कर लो, देख लो, समझ लो, उसको बहुत अच्छे से कर लो जा करके। और दूसरी बात कि इसकी नोट्स बना लेना, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर के इस नोट्स को डाउनलोड भी कर लेना, सारा काम हो जाएगा। इसके बाद एक आयंस वाले वीडियो पड़ा हुआ है, उसको जाकर के देख लो, उसमें आयंस की रीजनिंग और बैलेंसिंग वाला एक सेपरेट वीडियो है जिसमें सारी रिएक्शनों को बैलेंस करके, लगभग उसमें 25-30 रिएक्शन है, वो अच्छे से बैलेंस करके दे दी है। तो जाकर के इतना काम कर लोगे, काम बन जाएगा। ठीक, चलो मिलते हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में।